हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड क्लास। लास्ट क्लास हमने ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस यानी चैप्टर 1 शुरू किया था। आज हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू न्यू टॉपिक्स एज वेल। बट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स लेट्स जस्ट रिवाइज जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। एक बार रिकैप करते हैं। रिकैप कैसे करना है, आपको घर पे भी ऐसे ही पढ़ना है। जो भी टॉपिक पढ़ा ना, उसको बस टॉपिक पढ़ो और जोर से उसमें कीवर्ड्स रिपीट करो। जोर से चीखना है, चिल्लाना है। जितना ज्यादा आप चीखोगे चिल्लाओगे उतना ज्यादा ये दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा और आपको बिना एफर्ट डाले ये अपने आप मेमोराइज होते चले जाएगा। आपको लर्न करना एक ऑब्जेक्टिव नहीं लगेगा फिर। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। तो जैसे अभी हम लोग करेंगे उस तरह से ही आपको करना है, मेरे साथ साथ आपको बोलना है। सबसे पहला टॉपिक जो हमने शुरू किया था दैट वाज बिजनेस प्रोसेस। व्हाट इज इट? अ सेट ऑफ एक्टिविटीज जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करता है। कौन बनाता है ये? बेस्ड ऑन विजन एंड मिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद नीचे हमने देखा था क्या, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? कोई भी चीज को इंप्रूव करना, तो यही है यहां पे भी। यहां पे हम क्या करते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्रूव करते हैं। इट इज एन अप्रोच टू इंप्रूव बिजनेस प्रोसेसेस, दैट इज हाउ यू राइट। तो वर्ड याद होना चाहिए। अगर आपको इंप्रूव वर्ड याद है तो आप लिख लोगे। इंप्रूव करना है किसको? बिजनेस प्रोसेसेस को। कैसे इंप्रूव करना है? बाय अचीविंग 3 E's ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। क्या होता है वो? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। करेक्ट। नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस में हम आए थे। 3 कैटेगरीज है। पहला ऑपरेशनल या प्राइमरी प्रोसेसेस, दूसरा सपोर्टिंग या सेकेंडरी प्रोसेसेस, तीसरा मैनेजमेंट प्रोसेसेस। व्हाट आर प्राइमरी प्रोसेसेस? वो क्या होते हैं जो कोर फंक्शंस का ध्यान रखे। कोर फंक्शंस माने क्या? वो सारे फंक्शंस जो कस्टमर को डायरेक्टली वैल्यू ऐड करते हैं, कस्टमर के लिए डायरेक्टली वैल्यू ऐड करते हैं। माने जो भी हमारे एसेंशियल बिजनेस फंक्शंस है, लाइक परचेज, प्रोडक्शन से लेके सेल्स, मार्केटिंग, जो भी डायरेक्टली कस्टमर से रिलेट करता हो, उनको वैल्यू ऐड करने में हेल्प करता हो, वो है हमारा ऑपरेशनल प्रोसेसेस। सेकेंडरी प्रोसेस क्या है? कुछ नहीं, बस वो जो प्राइमरी प्रोसेस को सपोर्ट कर दे, वो जो ऑपरेशनल प्रोसेस को सपोर्ट करे, बैक करे, दैट इज इट। क्या क्या आता है इसमें? अकाउंटिंग, आईटी, एचआर। वो एफिशिएंसी इंक्रीज करने काम आता है, नीचे डिफरेंस में देखेंगे। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? अरे मैनेजमेंट का काम क्या है? मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। वो मॉनिटर करता है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि सब वैसा हो रहा है ना जैसा होना चाहिए। तो मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑल बिजनेस प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज। सिंपल। अब मैनेजमेंट प्रोसेसेस में एग्जांपल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमने देखा था, बजटिंग। वो बजट पहले सेट कर देता है, फिर उसको देखता है कंट्रोल मीट हो रहा है ना। बजट के बाद क्या था? इंटरनल कम्युनिकेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये 2-3 एग्जांपल बहुत है। डिफरेंस क्या था? ऑपरेशनल प्रोसेस में हमने देखा वो डिलीवर करता है वैल्यू, इट एड्स वैल्यू टू द कस्टमर, बट सेकेंडरी और मैनेजमेंट प्रोसेसेस ये काम नहीं करते। सेकेंडरी और मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या करते हैं फिर आपके मन में आएगा, तो क्या करते हैं वो? एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज को इंक्रीज करते हैं। करेक्ट। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल था, ये हमने लास्ट क्लास नहीं किया था क्योंकि वो फ्लो चल रहा था। आज इसको कर लेते हैं ताकि आप जब बाद में पढ़ो एग्जांपल से आपको पूरा स्ट्राइक हो जाएगा एग्जैक्टली ये क्या क्या है। कोई भी कंपनी के लिए सपोज करो उसका विजन या मिशन क्या हो सकता है? एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। सपोज करो कोई भी कंपनी है, उसके लिए क्या होगा? टू इंक्रीज टर्नओवर 2 times इन लेट्स से 5 years। एक एग्जांपल आया, राइट। तो विजन मिशन में क्या आ सकता है? टू इंक्रीज टर्नओवर ऑफ द कंपनी 2x, मतलब डबल करना है टर्नओवर को इन 5 years, राइट। इंक्रीज करना है टर्नओवर को 2 times से 5 साल में। तब इसके लिए मैनेजमेंट क्या दिमाग लगाएगा? उसको क्या करना चाहिए? टर्नओवर को डबल करना है 5 साल में, मतलब सेल्स इंक्रीज करना है। क्या करेगा मैनेजमेंट तो इसके लिए? सबसे पहला वो न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आएगा मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आएगा मार्केट में, राइट। दूसरा वो क्या करेगा? न्यू मार्केट्स में एंटर करेगा, न्यू मार्केट्स। ये हम एसएम में और ज्यादा पढ़ेंगे। न्यू प्रोडक्ट्स मतलब क्या? सपोज करो एप्पल आज के दिन कोई और प्रोडक्ट ले आया, टीवी ले आया या कोई और प्रोडक्ट ले आया जो वो ऑलरेडी नहीं बनाता हो, दैट इज अ न्यू प्रोडक्ट। वो नया प्रोडक्ट लाएगा, उसका सेल्स इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या है? नए मार्केट में जाता है, वो कोई ऐसा मार्केट में चला गया जहां एप्पल ऑलरेडी नहीं है। करेक्ट। फिर तीसरा क्या है? लेट्स से वो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर कर लेता है, अक्वायरिंग एंड एग्जिस्टिंग
कंपनी जो उसी फील्ड में काम करता हो। जैसे एप्पल कोई और मोबाइल फोन कंपनी या कोई और लैपटॉप कंपनी को अक्वायर कर ले, करेक्ट। ये हुआ मैनेजमेंट प्रोसेस। अब इसके रिलेटेड सपोर्ट प्रोसेसेस क्या होंगे? आपको उन जैसे लोग चाहिए, वैसे लोग चाहिए, एम्प्लॉय टीम चाहिए, करेक्ट। तो आप क्या करोगे? पहला स्टेप सपोर्ट प्रोसेसेस में वैसे लोग को रिक्रूट करिए। अगर आप नए मार्केट में जा रहे हो, नए मार्केट के लिए लोग चाहिए आपको, करेक्ट। सो यू विल रिक्रूट पीपल, राइट। हायर एंड रिक्रूट पीपल, एम्प्लॉइज। उनको आप क्या करोगे? ट्रेन करोगे, ट्रेनिंग दोगे, डेवलप, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा उनका, ताकि वो ट्रेन हो जाए अच्छे से काम करने में, करेक्ट। एंड देयरफॉर उसके बाद और भी क्या इंसेंटिव्स वगैरह आप दे दोगे ताकि सेल्स आपको इंक्रीज करना है, राइट। सो दे हैव टू सपोर्ट द ऑपरेशनल प्रोसेसेस, करेक्ट। एंड ऑब्वियसली जो भी कोर टास्क है, नए मार्केट में जाके अगर आप सेल कर रहे हो तो जो भी सेल्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स है वो ऑपरेशनल प्रोसेस दिखेगा, राइट। सो ऑल कोर एक्टिविटीज फ्रॉम परचेज और प्रोडक्शन टू सेल्स एंड मार्केटिंग, ये किसका काम है? ऑपरेशनल या बोले तो प्राइमरी प्रोसेसेस का। क्लियर है ये? एकदम से एकदम क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट। फिर हम देखे थे ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस को, वो क्या है? टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन। क्यों? टू रिमूव ह्यूमन एलिमेंट, ताकि एरर्स कम हो जाए, और उससे क्या होगा? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटरप्राइज विल इंक्रीज। क्या हम कोई स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस को ही ऑटोमेट कर सकते हैं या किसी को भी कर सकते हैं? किसी को भी। तभी तो था उसमें एवरी डिफरेंट फंक्शंस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। अब कौन सा टाइप का प्रोसेस ऑटोमेट हम करते थे? रेपिटेटिव और स्टैंडर्डाइज्ड। अभी ये और डिटेल में हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए सक्सेस। वो क्या था? बीपीए का टीका, टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, राइट। उसके बाद हम आए थे बेनिफिट्स ऑफ बीपीए, या कोई बीपीए क्यों करेगा, उसके पीछे कुछ कुछ बेनिफिट्स होंगे तभी वो करेगा, एडवांटेजेस होंगे तभी करेगा। क्या है वो? सबसे पहला इसके लिए आपको याद रखना था क्या? ह्यूमन एलिमेंट को हटाता है ताकि एरर्स कम हो जाए और कॉस्ट कम हो जाए, देयरफॉर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। बेसिक बीपीए है ये, करेक्ट। अब इससे रिलेटेड फिर बेनिफिट्स क्या आएंगे? सबसे पहला, ह्यूमन एलिमेंट हटा तो क्वालिटी विल इंप्रूव, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। दूसरा, टाइम सेव होगा, टाइम का सेविंग होगा। क्यों? बिकॉज मैनुअल टास्क हट गया, राइट। ऑटोमेट जब आप कर रहे हो तो टाइम कम होगा। और टाइम सेविंग से ही तीसरा पॉइंट आया था, टर्न अराउंड टाइम, स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस, वो टर्न अराउंड टाइम वो कम हो जाएगा, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। चौथा पॉइंट क्या? कॉस्ट कम होगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट, ऑब्वियसली क्योंकि आपको लोग, अनवांटेड पीपल, जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्स है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा। पांचवा पॉइंट, इन सबसे रिलेटेड क्या आ रहा था? अगर टाइम कम हो रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, क्वालिटी आपकी बढ़ रही है तो क्या होगी? एफिशिएंसी विल इंक्रीज, ऑपरेशनल एफिशिएंसी विल इंक्रीज, करेक्ट। 5 पॉइंट ये थे। फिर 2 पॉइंट क्या था? विजिबिलिटी बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी, स्टेटस मिलता रहेगा, क्या प्रोजेक्ट हो गया, क्या बचा है, वगैरह वगैरह। एंड देयरफॉर बिकॉज यहां पे टेक्नोलॉजी आपने लगा दिया तो क्या हो रहा है? गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, पीपल आर रिलायबल कि आपका काम सही से हो रहा है, राइट। फिर चैलेंजेस क्या थे हमारे पास? चैलेंजेस 2 प्रोसेस रिलेटेड था। सबसे पहला, क्या हर प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे आप? नहीं। रिडंडेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करके कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, राइट। तो रिडंडेंट प्रोसेस को ऑटोमेट किया तो उसमें नुकसान ही है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? क्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस कुछ कुछ होंगे, जो मेजर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होंगे, क्या उनमें आपको टाइम देना पड़ेगा? बिल्कुल, दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनको टाइम देके समझना पड़ेगा, राइट। सो रिडंडेंट प्रोसेसेस को मत करो ऑटोमेट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसमें, राइट। फिर और 2 पॉइंट इसमें क्या था? स्टाफ का रेजिस्टेंस, स्टाफ मैनुअल लेबर, उसको तो लगेगा आप मेरा जॉब छीन रहे हो, राइट, यू आर स्टीलिंग माय जॉब, सो वो नहीं करने देगा, ही विल बी रेजिस्टेंट, वो नहीं मानेगा ये चेंज। उसके बाद क्या था? इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। कोई भी टेक्नोलॉजी आप लगाओगे, 2 तरह की कॉस्ट होंगी उसमें। पहला, एक कैपिटल कॉस्ट जो हम बोलते हैं ना, कैपिटल कॉस्ट, इक्विपमेंट का कॉस्ट, कुछ कुछ जैसा बायोमेट्रिक इक्विपमेंट जो हमने लगाया उसका कॉस्ट होगा, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट हुआ, एक्विजिशन कॉस्ट हुआ। दूसरा होगा, अब उसको चलाने के लिए कुछ तो लोग चाहिए जिनमें वो टेक्निकल एक्सपर्टीज होना चाहिए,
हर एक में तो नहीं होगा, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले बंदे के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा, सो दैट इज योर स्पेशलाइज्ड स्टाफ वाला कॉस्ट, करेक्ट। सो दिस वाज चैलेंजेस इन बीपीए। अब आता है एक रिलेटेड टॉपिक बीपीए से, वो क्या है, विच प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड। एक क्वेश्चन आया था ना, क्या हम हर एक प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे, क्या हम हर एक प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। चैलेंजेस में भी तो ये लिखा, रिडंडेंट प्रोसेस को मत ऑटोमेट करिए, करेक्ट। तो क्या हम हर एक को करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, विच प्रोसेसेस मस्ट बी ऑटोमेटेड या शुड बी ऑटोमेटेड। कौन से टाइप के प्रोसेसेस है जिनको ऑटोमेट किया तो फायदा है? क्या है देखो, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला तो है हाई वॉल्यूम या रेपिटेटिव टास्क। रेपिटेटिव हमने पढ़ा था ना ऊपर में, वही तो है ये रेपिटेटिव, और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या आ रहा है, हाई वॉल्यूम या रेपिटेटिव टास्क। डे टू डे अफेयर्स को करेंगे ना आप, जो डे टू डे में नहीं है उसको ऑटोमेट करके फायदा ही नहीं है, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम लोग एडमिशन वाला प्रोसेस को करेंगे ना, पर वही अगर किसी का क्वेरी आया, किसी को बुक्स कोरियर नहीं मिला, या किसी का सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, या कुछ भी इश्यू आ रहा है, उसको ऑटोमेट करके फायदा है क्या? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज हर एक चीज अलग होगा, एवरी सिचुएशन विल बी डिफरेंट, और अगर सिचुएशन डिफरेंट है तो आप ऑटोमेट कैसे करोगे? आप ऑटोमेट तो तब करोगे ना जब एक डेफिनेट और स्पेसिफिक प्रोसेस आपको फॉलो करना है, राइट। अमेजॉन वाला एग्जांपल याद है ना, करेक्ट। तो जो हाई वॉल्यूम टास्क है या हाई वॉल्यूम जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है या रेपिटेटिव नेचर का है, इसी तरह से सारा काम करना है, उसको आप करेंगे ऑटोमेट, राइट। जैसे एग्जांपल इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मेकिंग परचेज ऑर्डर्स। बाद में आगे हम देखेंगे परचेज का प्रोसेस क्या होता है। उसमें जब परचेज ऑर्डर की बात आती है तो वो दैट इज अ रेपिटेटिव प्रोसेस। कोई भी कंपनी में परचेज ऑर्डर बनाना रोज का काम है, सेल्स ऑर्डर बनाना रोज का काम है। ये सब चीजों को आप ऑटोमेट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा, करेक्ट। तो यहां पे यही बोला, एंड देयरफॉर ऑटोमेटिंग विल रिड्यूस कॉस्ट एंड एफर्ट, वो तो ठीक है। फिर क्या आया नेक्स्ट, कौन सा प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए? जिसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो। क्यों ऑटोमेट करेंगे ऐसे प्रोसेस को? ताकि वो लोग फ्री हो जाए। जैसे हमारा एडमिशन वाला प्रोसेस, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे? 4, याद है ना। तो 4 लोग में काम तो सिर्फ एक का था ऑटोमेट करने के बाद। जो 3 लोग थे, द 3 पीपल जो फ्री हुए, याद है ना, वो क्या करते हैं? टाइम सेविंग। वो अपना टाइम उसमें से कोई और वैल्यू एडिंग काम में देंगे ना, वो और कोई वैल्यू एडिंग काम में देंगे, आपका क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेरी आए, सो यू विल फील मोर सैटिस्फाइड, राइट। सो वो फिर वैल्यू एडिंग काम में अपना टाइम एंगेज करेंगे, करेक्ट। तो मल्टीपल पीपल जिसमें इन्वॉल्व है ना, मल्टीपल पीपल जिसमें इन्वॉल्व है, वो काम को आप ऑटोमेट करिए ताकि उनसे टाइम सेविंग हो, करेक्ट। जैसे इसमें दिया हुआ एग्जांपल हेल्प डेस्क सर्विसेज का। नेक्स्ट क्या है? और ये सब देखो अंदर में बहुत बेसिक है, वही जो हमने पढ़ा हुआ है अंदर। फिर क्या है? थर्ड पॉइंट, टाइम सेंसिटिव प्रोसेस। टाइम सेंसिटिव प्रोसेस, जैसे सपोज करो एग्जांपल, आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा, जब कुछ समय में एग्जाम फॉर्म भरना होगा, तो जब एग्जाम फॉर्म भरना होगा दैट इज अ टाइम बाउंड प्रोसेस। कुछ उसका डेडलाइन होगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो भी होगा, एक डेडलाइन होगा, राइट। सो अगर वो डेडलाइन है और उसमें मैनुअल प्रोसेस आ गया, जैसे सपोज करो फॉर्म आपको जाके सी इंस्टीट्यूट से लेना होगा, मैनुअली फिल करना होगा, फिर कहीं पे कुरियर करना होगा मैनुअली, दैट इज अ टायरसम बर्डनसम प्रोसेस। उसमें कोई भी डिले हो सकता है, उसमें एरर आ सकता है, जिसकी वजह से आपका एग्जाम हो सकता है आप एग्जाम देने के आपका एडमिट कार्ड ना है, या आपको डीबार कर दे एग्जाम से वो अटेम्प्ट के लिए। सो जो टाइम सेंसिटिव प्रोसेस है, टाइम बाउंड है, वो आपको ऑटोमेट करना होगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इसीलिए ऑटोमेटेड है, फ्लाइट टिकट्स, रेल टिकट, दे आर ऑटोमेटेड। क्यों? बिकॉज दीज आर टाइम बाउंड प्रोसेसेस, करेक्ट है ना। तो इधर देखो एग्जांपल, ऑनलाइन बैंकिंग,
रेलवेज, एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो जो टाइम बाउंड प्रोसेस है, अगर हम उनको ऑटोमेट करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस एंड फास्टर टर्न अराउंड टाइम्स। स्ट्रीमलाइंड मतलब वही एक स्मूथ फ्लो रहेगा, सीमलेस फ्लो रहेगा, वो स्मूथ हो जाएगा, प्रोसेस विल बी स्मूथ। ये स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ फ्लो एंड फास्टर टर्न अराउंड टाइम्स, एंड देयरफॉर वो वेस्टफुल एक्टिविटीज को एलिमिनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंड प्रोसेस है, आपको अनवांटेड टास्क को एलिमिनेट करना है, सिर्फ जो जरूरी है उतना ही करिए, राइट। जैसे अगर सपोज करो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ऑटोमेट नहीं होगा तो आप टाइमली शायद नहीं फाइल कर पाओ। जीएसटी रिटर्न फाइल करना, ये सब चीजें टाइम बाउंड है, एक डेडलाइन है इनका, सो इसलिए इनको ऑटोमेट करना सेंस बनता है, राइट, टाइम सेंसिटिव। नेक्स्ट क्या आया, वो प्रोसेसेस जिनको कंप्लायंस का जरूरत है या ऑडिट ट्रेल में काम आते हैं, राइट, नीड फॉर कंप्लायंस एंड ऑडिट ट्रेल। अब सपोज करो आप अभी आईपीसीसी दे रहे हो, इंटर दे रहे हो, तो इसके बाद आप जाओगे आर्टिकलशिप करने। आर्टिकलशिप करने के लिए आप ऑडिट करोगे, ऑडिट करने में आप क्या करोगे, कंपनीज में जाओगे, क्लाइंट के पास जाओगे, उनका ऑडिट करोगे। उनका ऑडिट करने के लिए क्या करना होगा, आपको ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना होगा, ये सही है ना। तो अब वो सही होने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या क्लाइंट हर बार दे पाएगा? नहीं, हो सकता है वो नहीं स्टोर किया हो सकता है वो मिसप्लेस कर दिया हो, राइट। सो इस तरह के प्रोसेसेस को जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे, जो ऑडिट में काम आए, वो उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको ऑटोमेट करना बहुत सही होगा या फायदेमंद होगा। और एक और रीजन, अगर आप ऑटोमेट कर दोगे उनको, तो जब आप ऑडिट के लिए जाओगे आपको पूरा फ्लो, जो जैसे परचेज हुआ, फिर जैसे जैसे वो प्रोसेस हुआ, जैसे जैसे डिलीवर हुआ, जैसे जैसे उसका सेल्स हुआ, हर एक चीज आपको एक उसका लॉग मिल जाएगा। सिस्टम से आप लॉग निकाल सकते हो कि ये एंट्री ऐसे 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 किस तरह से फ्लो हुआ, राइट। देखो यहां पे ये है ना, एवरी डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज रिकॉर्डेड, राइट। एग्जाम्पल, इनवॉइस इशूड टू वेंडर्स। कोई भी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो, ऑडिट में सब कुछ लगता है, इनवॉइस का भी लगता है, पेमेंट आपने किया उसका भी लगेगा, सेल इनवॉइस का भी लगेगा, सेल से जो डेटर से रिसीट आया, रिसीट ऑफ मनी, उसका भी लगेगा, बहुत सारी चीजों का लगता है, राइट। फिर नेक्स्ट, ये पॉइंट 4 था। नेक्स्ट पॉइंट 5, प्रोसेसेस हैविंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेसेस। सपोज करो सेल्स। अब सेल्स क्या खाली अपने में इंपैक्ट करता है? बिल्कुल नहीं, वो मार्केटिंग में भी करेगा, वो प्रोडक्शन में भी करेगा। आज के दिन में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का जमाना है। सपोज करो मैं सेल्स का बंदा हूं, ठीक है, आई एम अ पार्ट ऑफ द सेल्स टीम। मैं गया कोई क्लाइंट के पास, सेल्स एंड मार्केटिंग, मैं गया कोई क्लाइंट के पास, क्लाइंट से ऑर्डर लेके आ गया, इतने क्वांटिटी का उसको डिलीवर करना है। लेट्स से ये पेन, ये वाला पेन, क्लाइंट ने बोला 10 क्वांटिटी चाहिए ये पेन का, उसको डिलीवर करना है विद इन 1 वीक, ठीक है। मैं सेल्स ऑर्डर लेकर आ गया एंड मैंने परचेज डिपार्टमेंट को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया कि दिस इज अ सेल्स ऑर्डर, इस हिसाब से आप गुड्स को बना लो एंड ये डेडलाइन है। अब परचेज डिपार्टमेंट ऐसा बोल सकता है ना कि अरे ये तो ऐसा ऑर्डर ही नहीं है मेरे पास, ऑर्डर ही नहीं है, आपने क्यों लिया, ये क्वांटिटी स्टॉक में है ही नहीं तो आपने ऑर्डर क्यों लिया, राइट। सो इसलिए क्या होगा, अगर ये ऑटोमेट हो गया, ये एक सिस्टम पे चला गया, तो क्या होगा, जब कोई सेल्स वाला आदमी जाएगा किसी क्लाइंट से मिलने, वो पहले ही स्टॉक चेक कर लेगा कि कितना है। सपोज करो ये पेन सिर्फ और सिर्फ 5 है स्टॉक में, सो वो कस्टमर से ऐसा बोलेगा ना कि देखिए सर अभी तो हमारे पास 5 ही पेन है स्टॉक में, आप अभी के लिए ये ले लो, जैसे ही स्टॉक में आएंगे प्रोबेबली वो 15 डेज में आ जाएंगे एंड आफ्टर 15 डेज आई कैन सप्लाई द रिमेनिंग 5 क्वांटिटीज, राइट। वो इस तरह से बेटर इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल, इसको हम बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल। इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेस जब आएगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस। क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस में क्या होता है, देखो ये है क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस का डेफिनेशन।
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। जैसे अगर सेल्स करना है तो खाली सेल्स डिपार्टमेंट थोड़ी अचीव करेगा सेल्स, प्रोडक्शन का भी तो काम होगा ना। जो सेल्स डिपार्टमेंट ने ऑर्डर लेकर आया है उसको वो टाइम टू टाइम मीट करता रहे, राइट। सो सारे डिपार्टमेंट्स आज के जमाने में एक साथ काम करते हैं, करेक्ट है। सो सब जब एक साथ काम करते हैं तो सिस्टम्स को भी तो उस हिसाब से ऑटोमेट होना होगा। सो इट्स बेटर कि आप इसको ऑटोमेट कर दो, राइट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन द सेम कंपनी वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। अमेजॉन का एग्जांपल लो ना, अगर उसमें खाली आपका ऑर्डर प्लेस करना ऑटोमेट हुआ रहता तो क्या आप उसमें ट्रैक कर पाते कि आपका ऑर्डर किधर है? नहीं कर पाते। तो अमेजॉन में क्या है, हर एक चीज ऑटोमेटेड है, परचेज भी ऑटोमेटेड है। आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया तो अमेजॉन अपने सप्लायर को, उसका जो सप्लायर है उसको बोलेगा कि ऐसा ऐसा ऑर्डर आया है, वो सप्लायर रेडी करके अमेजॉन में अपडेट कर देगा कि रेडी हो गया, आप पिकअप कर लो। अमेजॉन अपना डिलीवरी टीम को बोलेगा आप जाके ऑर्डर पिकअप करिए इस क्लाइंट से, और फिर उसका जो और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा हमारे घर तक कुरियर कराना। तो यहाँ पे मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एक साथ आके काम कर रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन में, इसको बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस या एक्टिविटीज, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना होता है। जाहिर सा बात है, परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना स्टॉक का स्टेटस सेल्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेगा, तभी तो वो उस हिसाब से क्लाइंट से बात कर सकता है, करेक्ट। सो यहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग आ जाता है। और मान लो सेल्स डिपार्टमेंट ने कोई एक नया ऑर्डर लेकर आया, तो अगर वो परचेज डिपार्टमेंट को नहीं बताएंगे वो स्टॉक को रेडी कैसे करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे रेडी, फिर डेडलाइन मिस हो जाएगा, करेक्ट। वो नहीं होना चाहिए, राइट। सो यहां पे क्या आता है, यहां पे शेयरिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आता है। सो देयरफॉर वो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर देता है, नॉर्मल बात, राइट। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि यहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, क्या है एग्जाम्पल? स्टॉक डेटा अपडेटेड बाय परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन, कुछ भी हो जाएगा, कैन बी सीन बाय द सेल्स डिपार्टमेंट, करेक्ट, क्लियर है। सो क्या क्या 5 पॉइंट्स हमने पढ़ा। सबसे पहले टाइम जो रेपिटेटिव है या हाई वॉल्यूम प्रोसेसेस है वो हो सकते हैं। दूसरा, जिसमें मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है वो हो सकते हैं। तीसरा, ये टाइम सेंसिटिव प्रोसेस अगर है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। चौथा, जिसमें कंप्लायंस या ऑडिट ट्रेल इन्वॉल्व है आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। और पांचवा, जो एक प्रोसेस का इंपैक्ट अगर अदर प्रोसेसेस में हो यानी क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस हो, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। इसमें न्यूमोनिक बना लो, एक न्यूमोनिक मैंने बनाया था इसके लिए। एम कार्ट, आपको याद रखना है कौन सा बिजनेस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। एम कार्ट को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। मोबाइल शॉपिंग, मोबाइल कार्ट को अगर हमने ऑटोमेट किया तो हमारा काम बन जाएगा। एम माने क्या? मल्टीपल पीपल, एम माने मल्टीपल पीपल। दूसरा, सी माने क्या? क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस, सी माने क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस। तीसरा, ए माने क्या? ए माने ऑडिट ट्रेल, ए माने ऑडिट ट्रेल वाले प्रोसेसेस। आर माने क्या? रेपिटेटिव, आर माने रेपिटेटिव। और टी माने क्या? लास्ट में टी क्या? टाइम सेंसिटिव, एम कार्ट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट में आ जाओ, स्टेप्स इन बीपीए इंप्लीमेंटेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है बीपीए में, उसके बाद हम नए टॉपिक में मूव कर जाएंगे। अब इसके लिए मैं आपको यहां से शुरू करता हूं। ये आ जाओ, पेज नंबर 10 में आप आ जाओ। देखो, तब अब बीपीए करना है ये हमको मालूम है, बहुत बढ़िया बात। अब क्या हम बीपीए ऐसे ही कर लेंगे? मतलब क्या, सपोज करो हमारा मैनुअल प्रोसेस था, एडमिशन टेकिंग, मैनुअली हम एडमिशन ले रहे थे। अब क्या हमारा एक दिन हम लोग को सपना आया कि अब इसको ऑटोमेट करना चाहिए, हम क्या उसको ऑटोमेट कर देंगे? क्या अगले दिन आके सब कुछ को ऑटोमेट कर देंगे? इज इट दैट इजी? नहीं, हर एक चीज को बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये आपका कोर प्रोसेस है।
मेन प्रोसेसेस है, रेपिटेटिव नेचर वाले मेन प्रोसेसेस है जो आप ऑटोमेट कर रहे हो, तो अगर वो गलत हो गया तो आपका बिजनेस हैम्पर हो सकता है, बिजनेस डिसरप्ट हो सकता है। जैसे सपोज करो मैनुअली जो चल रहा था हम उसको ऑटोमेट करने गए, उल्टा हमने क्या कर दिया, पेमेंट कलेक्ट करने गए पर वो लिंक कर दिया कोई और बैंक अकाउंट से, राइट। सो ये सब बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं जिसमें आपका सेविंग्स या बेनिफिट से ज्यादा लॉस हो सकता है, राइट। सो इट हैज टू बी केयरफुली प्लान्ड एंड उसका एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है कि कैसे कैसे हमको इंप्लीमेंटेशन करना है। ऑटोमेट तो हम कर देंगे पर उस ऑटोमेशन को हाउ टू गो अबाउट द ऑटोमेशन ये हमको करना है, ये देखना है। तो सबसे पहला, अब किसी भी चीज को करने के पीछे आपको पहले उसका रीजन जानना होता है, क्यों करना है। सो इसमें भी सबसे पहला यही है, वाई इज ऑटोमेशन रिक्वायर्ड, क्यों हम लोग को ऑटोमेट करना है किसी भी चीज को। देखो तो पहला स्टेप इसमें यही बोला, डिफाइन क्या, वाई वी प्लान टू इंप्लीमेंट बीपीए, वाई इज बीपीए रिक्वायर्ड। तो ये वाई को आपको पहला आंसर करना है, राइट। ये वाई को पहले आंसर करना है। अब इसका रीजंस क्या हो सकता है, हमने डिस्कस किया हुआ है ना, एरर्स होगा, कुछ कोई एरर होगा या बहुत टाइम लग रहा होगा, इनएफिशिएंट प्रोसेसेस होंगे, बहुत खर्चा लग रहा होगा, उसके पीछे बहुत लोग लग रहे होंगे। अटेंडेंस वाला एग्जांपल याद करो, डिस्प्यूट आ रहा होगा अटेंडेंस में, वो सही से काम हो नहीं रहा होगा, बहुत सारे रीजंस होंगे, अभी हम और डिस्कस करेंगे इसमें, पर पहले आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तो बता दूं। सो पहला रीजन क्यों इंप्लीमेंट करना है बीपीए ये जानो, वाई डू वी नीड टू इंप्लीमेंट बीपीए, राइट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अब बीपीए तो किया, क्या यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये जब मैनुअल प्रोसेस था, मैनुअल था प्रोसेस, ठीक है, अब यहां पे ऑटोमेटेड प्रोसेस जो हो गया, क्या यहां पे प्रोसेस बदल गया, क्या यहां पे बिजनेस बदल गया, या बस वो जो प्रोसेस करने का तरीका था वो बदला। ओनली द वे हैज चेंज्ड, सिर्फ वो तरीका बदला है, काम नहीं बदला है, काम वही है और वही रहेगा, राइट। जैसे हमारा जो एडमिशन वाला प्रोसेस था, द ऑब्जेक्टिव वाज टू टेक एडमिशन, द ऑब्जेक्टिव विल बी टू टेक एडमिशन, वो कहीं चेंज नहीं हो रहा। व्हाट हैज चेंज्ड इट, हाउ आर वी गोइंग टू टेक एडमिशन। सो ब्रॉडली जो सब्सटेंस है, जो बिजनेस है, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। इंपैक्ट किस में आ रहा है, वे ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोसेस करने का तरीका में चेंज आ रहा है, करेक्ट। तो जब प्रोसेस करने का तरीका बदल रहे हो, दैट डज नॉट गिव यू द राइट कि आप लॉज या रेगुलेशंस का कंप्लायंस छोड़ दोगे, करेक्ट। लॉज एंड रेगुलेशंस को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। सपोज करो जब पहले हम मैनुअली रिटर्न फाइल करते थे, आईटी रिटर्न, तो जो उसका डेडलाइन था, अभी भी ऑटोमेट होने के बाद भी डेडलाइन वही है, राइट, नथिंग इज चेंज्ड। तो जो काम आप मैनुअली करते थे, सपोज करो जब हम एडमिशन लिया, हमने एडमिशन लिया मैनुअली फॉर्म के हिसाब से लिया, तो वो उसके ऊपर में हम लोग को जीएसटी देना है, इनकम टैक्स देना है, वो क्या हम उसको नॉन कंप्लायंस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव ऑटोमेटेड आवर प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशंस? ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो है टैक्स लॉज आपको फॉलो करना ही होगा, चाहे आप मैनुअली एडमिशन लो या आप ऑटोमेटिक लो, ऑटोमेटेड तरीके से लो। यू हैव टू फाइल योर जीएसटी ऑन टाइम, यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम। आपको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा, नहीं किया तो क्या होगा, पेनल्टी लगेंगे, फाइन लगेंगे, आपको मालूम है, टैक्स आप पढ़ के आ रहे हो, राइट। सो जो है वो चेंज नहीं हो रहा। सो दैट इज वाई यू कांट जस्ट बिकॉज आपने मैनुअल से ऑटोमेटेड प्रोसेस में आया, दैट डज नॉट गिव यू द राइट कि आप लॉज नहीं फॉलो करोगे, राइट। लॉज आप पहले भी फॉलो करते थे और लॉज आपको अभी भी फॉलो करना पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, राइट। जैसे सपोज करो पहले जब हम मैनुअली एडमिशन फॉर्म्स करते थे और मैनुअली इनवॉइसेस बनाते थे, तो जब मैनुअली हम इनवॉइसेस बनाते थे, एक कॉपी होता था ना, कार्बन कॉपी होता है, राइट। एक कॉपी होता है फॉर द कस्टमर, इस केस में फॉर द स्टूडेंट, और एक कॉपी होता है फॉर द सप्लायर, इस केस में फॉर द टीचर, हम लोग के लिए। वो हमारे पास एज अ रिकॉर्ड रहता है। रिकॉर्ड क्यों हम रखते हैं? वो एक जो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इनवॉइस बनता था, वो रिकॉर्ड में क्यों रहता था? ऐसे ही हम लोग को शौक थोड़ी था रखने का, क्यों रहता था? इनकम टैक्स लॉ 8 इयर्स तक आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, जो भी आपका इनकम का सोर्स है। हमारा सोर्स ऑफ इनकम वही है, इनवॉइस।
तो वो हम लोग को मेंटेन करना है। कंपनीज एक्ट सेक्शन 128 आपको मालूम है, बुक कीपिंग, वो क्या बोलता है, 8 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जो भी रिकॉर्ड्स है वो रखना पड़ेगा, वो मेंटेन करना पड़ेगा। अब उसमें ये नहीं है, आप अगर ढंग से पढ़ोगे उसमें कंपनीज एक्ट में तो ये भी लिखा है वो मैनुअल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सो दैट इज बिकॉज ऑटोमेशन के बाद ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है आप रूल्स नहीं फॉलो करो। अगर आपको ऑटोमेटेड इनवॉइस जाता है तो वी हैव टू कीप अ कॉपी, वो एक कॉपी हमारे सर्वर पे भी आता है, वो एक कॉपी हमारे सर्वर पे डाउनलोड होके स्टोर हो जाता है, राइट। खाली तरीका बदला है, चीजें नहीं बदली हैं, राइट। सो रूल्स और रेगुलेशंस आपको फिर भी कंप्लाई करना पड़ेगा, रूल्स और रेगुलेशंस आपको फिर भी कंप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? सेकेंड स्टेप ये है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस। नेक्स्ट स्टेप, जो प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है उसको आपको पहले आप एक डॉक्यूमेंट तो कर लीजिए, जो प्रोसेस को भी आपको ऑटोमेट करना है। अब यहां पे कंफ्यूजन आता है, क्या हम लोग जो नया प्रोसेस बनाने वाले हैं, ऑटोमेट करने वाले हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना है या जो अभी तक चला आ रहा था उसको डॉक्यूमेंट करना है? जो अभी तक चला आ रहा था उसको डॉक्यूमेंट करना है। जैसा अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास जो हमने पीपीटी में देखा था, फर्स्ट स्लाइड जो हमने देखा था, एक और वो एग्जांपल में जब आप आए थे, आपको फॉर्म दिया गया था, आप फिलअप कर रहे थे, आपको पेमेंट आपने पेमेंट किया, फिर इनवॉइस हमने दिया और फिर आप बुक्स और आईडी कार्ड लेके आप चले गए। सो ये डॉक्यूमेंट था, एक तरह से वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस था जो अभी हो रहा है, वो और डिटेल में डॉक्यूमेंट होता। क्यों करेंगे हम इसको डॉक्यूमेंट? ऑफकोर्स तब, अच्छा एक चीज बताओ सिंपल सा, हम ऑटोमेट क्यों कर रहे हैं? एरर्स को कम करने के लिए, एरर्स को कम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, ये इसीलिए तो ऑटोमेट कर रहे हैं। तो अब अगर हमको पता ही नहीं होगा व्हाट आर द एरर्स, इफ वी आर नॉट अवेयर अबाउट द एरर्स, अगर हम अनअवेयर है, वी डोंट नो एरर्स क्या है, तो हम ऑटोमेट किसको करेंगे? तो ये जानने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए क्लियर कट पता होना जरूरी है कि करंट प्रोसेस जो है उसमें गड़बड़ी क्या है, व्हाट आर द इनएफिशिएंसीज, एरर्स क्या है उसमें। तब वो एरर्स को रेक्टिफाई करने के ऑब्जेक्टिव से हम नया प्रोसेस पे काम करेंगे, राइट। सो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं प्रोसेस को। किस प्रोसेस को? याद करना, देखो, द करंट प्रोसेस which are planned to be automated need to be correctly and completely documented at this step. करंट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है हमको, जो ऑटोमेट होगा वो वाला प्रोसेस को डॉक्यूमेंट नहीं करना, इसमें कोई शक मत रखना। क्लियर? नेक्स्ट, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स टू बी अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटिंग बीपीए। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स है या गोल्स है जो हमको अचीव करना है। जैसे सपोज करो हम जब मैनुअल कर रहे थे, मैनुअल से हम ऑटोमेटेड आए एडमिशन टेकिंग प्रोसेस में, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्टूडेंट को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, दैट इज वन ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट टाइम वेस्ट ना करे, अगर अभी उसको आधा घंटा लगता है मैनुअली एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने में, तो कल को ऑटोमेट होने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगना चाहिए, राइट, टू रिड्यूस द टाइम टेकन बाय कस्टमर, टेकन बाय अ स्टूडेंट, कि वो सेंटर पे वेट करे। क्लियर है वो? तो यहां पे स्टूडेंट पर से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कंफर्ट हम लोग को, दैट वाज नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, इतने लोग को जो हम रख के रखे थे, इतने लोगों का काम नहीं था, सो कॉस्ट कटिंग वाज अनदर ऑब्जेक्टिव। नंबर 3, उससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि कोई गलती नहीं होना चाहिए। यहां पे आप देखोगे अगर इनवॉइस इशू करना वो जीएसटी का मैटर है, अगर गलत अमाउंट का इनवॉइस चला गया तो जीएसटी भी हम लोग को गलत सबमिट करना पड़ेगा। गलत जीएसटी सबमिट कर दिया तो फिर वहां पे आपको तो मालूम ही है, टैक्स आएगा, पेनल्टी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, सब कुछ आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जब टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स आ जाते हैं, लॉ वाले मैटर्स आ जाते हैं, तो गलती का गुंजाइश नहीं बचता। वी कांट अफोर्ड टू हैव एरर, राइट। सो इसीलिए वो ऑटोमेटेड रहे तो गलती नहीं होगा, गलती नहीं होगा तो टैक्स फ्रंट पे भी चीजें सही रहेंगी, राइट। सो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को आइडेंटिफाई करके रखने होंगे, राइट, कि क्यों ऑटोमेट करना है, उससे क्या अचीव होने वाला है, राइट। अगेन ये क्या है, ये किसको सपोर्ट करेगा? अगेन ये कुछ नहीं करेगा, ये जो हमारा वाई है ना, उसी को तो सपोर्ट करेगा। ये स्टेप 1 को ही तो सपोर्ट कर रहा है,
स्टेप 1 में हमने क्या देखा था, व्हाई डू वी नीड बीपीए। अब ऑब्जेक्टिव जब निकाल लिया तो व्हाई डू वी नीड बीपीए का एक बेटर आंसर मिल जाएगा ना, राइट। 4 स्टेप्स अभी तक पढ़ा, व्हाई डू वी नीड टू इंप्लीमेंट बीपीए, व्हाई इज बीपीए इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ के कंप्लाई करना है। तीसरा, जो करंट प्रोसेस है उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करो। चौथा, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करके रखिए कि बीपीए क्यों करना है। नेक्स्ट, अब ये तो हमने कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स हम डिसाइड कर लिए, अब हम बीपीए का काम करने में लगेंगे। अब बीपीए जैसे सपोज करो हम लोग को जो वेबसाइट बनाना था, एम आई टेक्निकली साउंड टू मेक अ वेबसाइट? ऑफ कोर्स नो। सीए बनाए ना, थोड़ी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके बैठा हो, तो आई डोंट नो हाउ टू मेक अ वेबसाइट, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऑनबोर्ड लेकर आएंगे, एक कंपनी को हायर करेंगे जो वेबसाइट बनाता हो, राइट। बीपीए कंसल्टेंट, हो सकता है वो इंडिविजुअल हो सकता है वो कोई कंपनी हो, उनको हायर करेंगे और उनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि दिस इज माय रिक्वायरमेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो आज का मैनुअल प्रोसेस है, ये एडमिशन फॉर्म देना, इनवॉइस ऐसा ऐसा इशू करना, पेमेंट इस तरह से कार्ड में कलेक्ट करना फिजिकली, ऑब्जेक्टिव इज कि ये सारा जो चीज है इसको हम खत्म करके ऑटोमेट कर दे वेबसाइट के थ्रू। सो ये ऑब्जेक्टिव हमने बीपीए को समझाया, सॉरी बीपीसी को समझाया, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, कुछ नहीं डेवलपर बोलते हैं इसको, इन सिंपल टर्म्स इसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। राइट, वो डेवलप करेगा, वो कौन है, वो एक एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है जो इंप्लीमेंट कर सकता है बीपीए को, राइट। वो टेक्निकली साउंड है, उसको वो टेक्निकल एक्सपर्टीज रहेगा, ही हैज द टेक्निकल एक्सपर्टीज। क्लियर है बात, क्लियर है। तो अब उसको हमने समझाया कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, आपको इसके हिसाब से काम करना है। ऑब्जेक्टिव बता दिया, अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे करेंगे, बट दिस इज माय रिक्वायरमेंट एंड आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, राइट। बीपीसी को ऐसा बोला तो वो अपना फिर काम करने लग जाएगा और वो इंश्योर करेगा कि उसमें ऑटोमेटेड इनवॉइसिंग हो, ऑटोमेटेड एक फॉर्म जनरेट हो जो एडमिशन वाला जो आप फिल कर पाओ, बैच सिलेक्ट करने का ऑप्शन हो, पेमेंट करने का ऑप्शन हो, पेमेंट गेटवे से वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, राइट। और उसके बाद में एक कंफर्मेशन ईमेल जाना चाहिए, हाँ द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। ऐसा पता चला पेमेंट कट गया और उसमें कुछ एरर दिखा दिया या आपको मेल कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया, वो भी गलत होगा। उसके बाद पेमेंट होने के बाद हम लोग को भी तो इन्फॉर्म होना होगा, हम लोग के पास भी इंफॉर्मेशन आना चाहिए कि ऐसा कोई एक स्टूडेंट है जिसने आपका कोर्स परचेज किया है, अब उसको बुक्स को डिलीवर कराइए, उसको बुक्स भिजवाइए, आईडी कार्ड इशू कराइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें, राइट। सो दिस इज डन। इसके बाद आया आरओआई, ये अभी तक वर्बल डिस्कशन चल रहा है, ऑन पेपर है सारे सब चीज। हाँ, तो हम क्यों ऑटोमेट करेंगे, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, कुछ बेनिफिट होना चाहिए, राइट। तो आरओआई कैलकुलेट करना है। अब आरओआई हम कैसे करेंगे, आरओआई को कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो यहां पे बेनिफिट होगा जो ऑटोमेशन से मिलेगा। जैसे इसको हम जब ऑटोमेट कर दिए, इसका बेनिफिट क्या है कि लोगों को, आपको जब आप सेंटर पे आओगे एडमिशन लेने के लिए, आपको कम टाइम लगेगा एडमिशन के लिए। दूसरा बेनिफिट क्या है, हमारा कॉस्ट सेविंग्स हुआ, राइट। कॉस्ट सेविंग्स हुआ, इंप्लॉइज का कॉस्ट, तीनों इंप्लॉइज, राजू, रामू और शामू, ये तीनों इंप्लॉइज को हम कोई और चीज में लगा दिए तो कॉस्ट सेविंग हुआ ना। एडमिशन में कॉस्ट सेविंग्स हुआ, एडमिशन टेकिंग प्रोसेस में, ये था बेनिफिट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, एरर्स कम हो गए, राइट। अब ये बेनिफिट जो है ये हमने देख लिया। अब कुछ तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या हमारे लिए चैरिटी कर रहा है, क्या वो कोई सोशल सर्विस मिशन पे निकला है कि वो हमने बोला कि सर आप ऐसा बना दीजिए और वो बोलेगा हाँ सर हम फ्री में बना देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। उसका भी कुछ तो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस होगा, करेक्ट, तभी वो ये काम करेगा। तो उसका जो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस है दैट इज आवर कॉस्ट। वो कल को बोलेगा एक कुछ हम लोग को मशीन लगाना है, एक कंप्यूटर चाहिए जो बहुत फास्ट होना चाहिए, दैट इज आवर कॉस्ट। उसको जो भी हम फीस देंगे या कंसल्टिंग फीस देंगे, जो भी देंगे, दैट इज आवर कॉस्ट। इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट याद है क्या, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, तो ये इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट है हमारा, राइट।
इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। तो जो अब आरओआई क्या होगा, आरओआई इज जब हमारा बेनिफिट इज ग्रेटर देन हमारा इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। जब ये ट्रू है ना तो हमारे लिए बीपीए करना फायदेमंद है, वी शुड गो फॉर बीपीए। अगेन कोई रिडंडेंट प्रोसेस को बीपीए नहीं करना है, ये यहां पे पता चल जाएगा, आरओआई आपका नेगेटिव आ जाएगा। अगर कोई रिडंडेंट प्रोसेस है, जैसे सपोज करो अगर हम इस चीज को बीपीए करने जाए, ऑटोमेट करने जाए कि आपका कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, हम उस चीज को ऑटोमेट करें, तो उस चीज को ऑटोमेट करने के पीछे जितना एफर्ट लगेगा, जितना टाइम लगेगा, जितना कॉस्ट लगेगा, और उस चीज को ऑटोमेट करने के बाद जितना उसमें वैल्यू मिलेगा वो उतना नहीं होगा। इट्स बेटर कि हम वो उसको मैनुअल ही रहने दें, राइट। वो किसी स्टूडेंट का क्वेरी आया तो हम उसको मैनुअली सॉल्व कर दें, क्यों? क्योंकि वहां पे वो वर्थ नहीं है कि उसको ऑटोमेट करे। ऑटोमेट करने से क्या होगा, स्टूडेंट भी इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि उसको तो कंफर्ट आएगा कि हम उनका डायरेक्टली सॉल्व कर दे खुद से लेकर, राइट। सो यहाँ पे वो चीज को आपको इवैल्यूएट करना है कि एक्चुअल में कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, दैट इज व्हाट आरओआई इज, राइट। अब अगर आपको आरओआई मिल रहा है या कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो ये बेनिफिट मिलने के बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा टॉप मैनेजमेंट से। यहीं पर देखो मैनेजमेंट विल से यस, और जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, जब आपको देखो यहां पे अप्रूवल मिल जाएगा, टॉप मैनेजमेंट ग्रांट देयर अप्रूवल, तब आप डेवलप कर पाओगे। सपोज करो ये बन के आया, ऐसा ऐसा ये डिस्कशन हुआ, अब ये डिस्कशन में एम्प्लॉयज ने हम लोग से आके पूछा कि इस तरह से क्या हमको ऑटोमेट करना चाहिए। अब हम लोग फिर एनालाइज करेंगे ना आरओआई कैसा आ रहा है, मैनेजमेंट का काम है आरओआई निकालना। अब हमको लगेगा कि यहाँ बेनिफिट है, तब हम बोलेंगे ना हाँ चलो इसको ऑटोमेट करते हैं, और इसको ऑटोमेट नहीं करते हैं, राइट। सो टॉप मैनेजमेंट विल गिव द अप्रूवल, और तब जाके डेवलपमेंट ऑफ बीपीए का काम चालू होगा। अब डेवलप मतलब क्या, डेवलप कर लिया। अब जब हमारा वेबसाइट डेवलपर जो है, जिसने वेबसाइट बनाया है, जब उसने ये डेवलप करके हमको दिया, तो क्या वो डे वन पे हमने लाइव चालू कर दिया, क्या डे वन पे हमने उसमें एडमिशंस लेना चालू कर दिया? बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट फेज आता है उसके बाद, दैट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब ये ऑटोमेटेड प्रोसेसेस है, इनको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्या ये सही से चल रहे हैं? इज इट डिलीवरिंग व्हाट वी वांटेड टू डिलीवर? क्या ये वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पा रही हैं जो हमने डिसाइड किया था शुरू में? अगर कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं कर पा रहे तो वो डेवलपर वापस से इसमें चेंजेस लेकर आएगा, राइट। सो टेस्टिंग फुल्ली इसको टेस्ट करना पड़ेगा, वो मल्टीपल जगहों पर टेस्ट किए जाएंगे। जैसे सपोज करो इस चीज में हुआ था, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। जब हमारा वेबसाइट बन के आया तो डेवलपर ने हमसे कॉल करके हमको बोला था, वो एक डेमो वेबसाइट क्रिएट कर दिया। जैसे अभी वेबसाइट क्या है, www.ranjanperivalclasses.com, राइट। सो उसने क्या किया था, एक डेमो क्रिएट किया था, www.demo.ranjanperivalclasses.com। मतलब अगर उस समय आप ranjanperivalclasses.com में जाते आपको कुछ नहीं दिखता, पर हम लोग जाते बैकएंड में जो हम है demo.ranjanperivalclasses.com में, तो हमको मिलता एक वेबसाइट जो एक्चुअल में वैसा होने वाला है। अब वो डेमो क्यों बनाया, वो डायरेक्ट क्यों नहीं बनाया? हो सकता है उसमें कुछ एरर्स हो, तो हमने फिर क्या किया था, 10-12 लोगों का, इनफैक्ट 10-12 दिन तक मल्टीपल लोगों का डमी एडमिशंस लेते गए। उसमें डमी एडमिशंस लेते गए, पैसे वाले ट्रांजैक्शन नहीं किए थे, पर डमी एंट्रीज करते गए कि ये सही से हो रहा है ना, इफेक्टिवली हो रहा है ना, एक्चुअल में इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा ना। तो वो फिर डमी एंट्रीज के बाद 10-12 दिन का टेस्टिंग के बाद, जब हम ऑब्वियसली उसमें कुछ गड़बड़ निकला था, वो निकला था कि जब हम कोई सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो अमाउंट उसमें 0 आ रहा है। अब अमाउंट 0 तो नहीं आ सकता ना, तो ये कुछ इसमें एरर निकले थे। अब ये एरर हमने डेवलपर को बोला कि ये हमारा एनालिसिस है, टेस्टिंग हमने जो अपने एंड से हमने टेस्ट किया है, दिस इज आवर एनालिसिस, प्लीज रेक्टिफाई दिस बिफोर मेकिंग इट लाइव। तो उसने क्या किया, पहले उसने रेक्टिफाई किया, टेस्टिंग होता है, और इसी टेस्टिंग के दौरान, ड्यूरिंग टेस्टिंग क्या होता है, एरर्स आर रेक्टिफाइड
जिसको आप बाद में देखोगे, इसको एक टेक्निकल टर्म दिया जाता है, अभी मैं वो टर्म नहीं यूज कर रहा, अभी हम देखेंगे, स्लोली स्टेडली सब कुछ पढ़ेंगे, राइट। सो इस फेज में, टेस्टिंग वाले फेज में एरर्स आर रेक्टिफाइड, और उसके बाद फाइनली वो इंप्लीमेंट किया जाता है। आफ्टर ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड, वो और एक और बार टेस्टिंग होता है, एंड उसके बाद लास्ट में हम जाके उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। फिर बीपीए इज इंप्लीमेंटेड लाइव, मतलब demo.ranjanperivalclasses.com बंद हो जाएगा, और क्या होगा, फिर ranjanperivalclasses.com विल बी लाइव, और हम उसमें एक्चुअल में एडमिशन ले पाएंगे। करेक्ट है बात? क्लियर है? क्लियर है? तो 8 स्टेप्स क्या क्या है हमारे सामने। ये क्या है, हम क्या डिस्कस किया अभी, स्टेप्स इन बीपीए इंप्लीमेंटेशन। बीपीए करना है, अंधाधुंध तो नहीं कर सकते, वन फाइन डे बीपीए करना है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू प्लान, यू हैव टू प्रिपेयर। तो पहला स्टेप क्या होगा, रीजन ढूंढो, वाई, वो क्वेश्चन वाई को आंसर करो, वाई इज बीपीए इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड, आपको क्यों करना है बीपीए इंप्लीमेंट। दूसरा, जो भी रिलेटेड रूल्स है रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है आपको, दैट डज नॉट गिव यू अ लीवे, या कोई बाईपास नहीं है कि आप रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे। तीसरा, जो करंट प्रोसेस है उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करिए ताकि आपको एरर समझ आए, इनएफिशिएंसी समझ आए। चौथा, ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो है क्लियर कट डेफिनेट टर्म्स में स्टेट करो, व्हाई इज बीपीए इंप्लीमेंटेड, व्हाई इज बीपीए रिक्वायर्ड, तभी तो ये स्टेप 1 को सूट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। नेक्स्ट, अब यहां पे बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को हमको हायर करना है, यहां पे कॉस्ट लगेगा, उसके पास एक्सपर्टीज होगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आरओआई निकालेंगे, क्या जो हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है ये प्रोजेक्ट से, ये इंप्लीमेंट करने के बाद, इज इट वर्थ द कॉस्ट, क्या वो कॉस्ट से ज्यादा है इसका बेनिफिट। ऑफकोर्स बेनिफिट आपको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मिलेगा, जो कॉस्ट है वो तो आपको मॉनेटरी टर्म्स में मिल जाएगा, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, पर जो इसका बेनिफिट है, एसोसिएटेड बेनिफिट जो इससे मिलने वाला है, ये आपको मॉनेटरी टर्म्स में बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। सो ये आपको डिराइव करना पड़ेगा, एरर कम किया उसका बेनिफिट कितना, राइट। यू हैव टू इन्फर, इंटरप्रेट कि इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, उसको डेवलप करना है। अब डेवलप कर दिया, डेवलप कब होगा, जब टॉप मैनेजमेंट अप्रूव करे कि हाँ गो अहेड विद बीपीए इंप्लीमेंटेशन, राइट। सो टॉप मैनेजमेंट अप्रूवल मिला, डेवलप हुआ, उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाएगा, स्टेप नंबर 8, टेस्ट करो। टेस्ट करके क्या निकलता है, एरर्स, और उसके बाद फाइनली हम इंप्लीमेंट कर देंगे। क्लियर है? अब आ जाओ इधर, इसको डिटेल में देखते हैं। अब आपको सब कुछ बहुत फटाफट समझ आएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स और डिटेल में देखेंगे जिससे क्वेश्चंस इन, देखो इससे 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इससे 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या, 1 ओवरऑल क्वेश्चन। ओवरऑल क्वेश्चन क्या होगा, ओवरऑल क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन बीपीए इंप्लीमेंटेशन। अब अगर ये क्वेश्चन आया तो जो अभी हमने डिस्कस किया समरी से, समराइज्ड वर्जन, वो आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स, अब ये आएगा तो 6 मार्क का आएगा ना, तो आप 8 पॉइंट लिख दोगे, अंदर में 2-3 लाइन एक का, दैट्स मोर देन इनफ, राइट। अब कुछ कुछ हो सकता है 3 to 4 मार्क्स के लिए आपको इंडिविजुअली भी कोई क्वेश्चन पूछ दे कहीं से, तो वो कुछ कुछ हो सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, और वो हम यहां पे अपडेट कर देंगे कहां कहां से आ सकता है, राइट। जैसा पहला, ये जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 से इंडिविजुअल क्वेश्चन पॉसिबल है, स्टेप 1 से इंडिविजुअल क्वेश्चन पॉसिबल है, तो यहां लिख लो, स्टेप 1 से आएगा। क्या आ सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चंस में, क्या होगा, कुछ जेनेरिक रीजंस, या पहले पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन लिख लेंगे ना। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, व्हाई डू वी इंप्लीमेंट बीपीए, ये बताता है, व्हाई को आंसर करता है। अब ये व्हाई के लिए कुछ जेनेरिक रीजंस, जो अब ऑब्वियस सा बात है, ये जो व्हाई है ना, ये व्हाई, दिस विल डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा रीजन बीपीए को इंप्लीमेंट करने का, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कोई, सपोज करो एप्पल, हमारा जो रीजन है बीपीए इंप्लीमेंट करने का वो एप्पल से अलग होगा, ऑफकोर्स बात है। सो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस छोटे हैं,
उनके हिसाब से भी ये डिफर करता है। पर कुछ जेनेरिक रीजंस, मतलब जनरल रीजंस क्या है, जेनेरिक रीजंस क्या क्या है देखो। इसको नीचे लिख लो ताकि अगर कुछ बगल में लिखना हो, ठीक है। जेनेरिक रीजंस देखो, सबसे पहला एरर्स इन मैनुअल प्रोसेस, ये तो बेसिक एरर्स हमने डिस्कस किया ही था। एरर्स हो कोई प्रोसेस में, राइट, एरर आपको कम करना है तो वो तो है ही, ऑफ कोर्स बात है, एरर, राइट। नेक्स्ट, पेमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी को पेमेंट करना होगा, पेमेंट प्रोसेस में कोई गड़बड़ है, ये जो 2 पॉइंट है ना, ये पेमेंट रिलेटेड है। पेमेंट प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो, जैसे क्या, जैसे क्या गड़बड़ हो देखो, पेमेंट प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड ही नहीं है, डुप्लीकेट लेट पेमेंट्स हो रहे हैं, राइट। क्रेडिटर ने आपको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है और आप उसको 2 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो, तो वो तो इंटरेस्ट चार्ज कर देगा। टैक्स पे करने का डेडलाइन था लेट से 31 मार्च, पर आप पे कर रहे हो 30 अप्रैल को, ये क्या बात हुआ, लेट पेमेंट फाइन लग जाएगा, राइट। और कई बार अर्ली पे डिस्काउंट्स मिस हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डुप्लीकेट या लेट पेमेंट्स नहीं होना चाहिए, कहीं पे 2 बार पेमेंट चला गया, दैट इज अ क्लियर कट लॉस टू द बिजनेस, राइट। और पेमेंट तो रिसीव ही नहीं हुआ, गुड्स डिलीवर कर दिया, पेमेंट ही रिसीव नहीं हुआ, अगेन ये कुछ एरर है, तो इन सारे एरर्स को रेक्टिफाई करना है। नेक्स्ट है डेटर रिलेटेड, नेक्स्ट है डेटर रिलेटेड, पुअर डेटर मैनेजमेंट है, पुअर डेटर मैनेजमेंट, करेक्ट। पुअर डेटर मैनेजमेंट मतलब क्या, आपके डेटर्स पैसा ही नहीं दे रहे, 1-1 साल पुराने, 2-2 साल पुराने डेटर्स हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये कौन सा नियम हुआ, कलेक्ट योर पेमेंट ना, आप यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर शेयर होल्डर्स, राइट। आप अगर कंपनी चला रहे हो तो आपके इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, तो उनका पैसा आपको रिकवर तो कराना होगा। डेटर्स कैसे रह सकते हैं, बहुत लंबे समय तक डेटर्स नहीं रहने चाहिए, उनसे रिकवर कराना जरूरी है, पुअर डेटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज का कुछ प्रोसेस है इधर, एम्प्लॉइज का क्या है, अब मैनुअली जब हम एम्प्लॉय, सपोज करो कोई एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे केपीएमजी, EY, PwC, डेलॉयट, इस तरह के ITC, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, रिलायंस, टाटा स्टील, बहुत सारे लोग काम करते हैं, 20,000, 50,000, 1-1 लाख लोग काम करते हैं, TCS शायद उसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। सो क्या इनमें अगर हम मैनुअली इंप्लॉइज को हायर करने लगे, मैनुअली ऑनबोर्ड करने लगे, तो बहुत चीजें गड़बड़ होंगी, वो बहुत लेट होगा, बहुत लेंदी चलेगा, राइट। एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग बहुत लेंदी होगा, तो वो गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट, आप नए एम्प्लॉयज को ट्रेन और रिक्रूट कर ही नहीं पा रहे, तो उनका ट्रेनिंग रह जा रहा है, तो उसको ऑटोमेट करना होगा। फिर कुछ है अब अदर मिसलेनियस पॉइंट्स, ये 1, 2, 3 ये हो गए अदर्स। अदर्स में क्या है, कुछ, अब जैसे हमने देखा था जब हमारा मैनुअल प्रोसेस था तो हमको एडमिशन फॉर्म कलेक्ट करना पड़ता था। अब कई बार ऐसा होता था कि वो एडमिशन फॉर्म तो एक कागज का टुकड़ा ही है ना, वो मिसप्लेस हो जाता था, अनएबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो जब ऑडिटर्स आते थे हम उनको एडमिशन फॉर्म दे नहीं पाते थे बहुत बार, राइट। तो डॉक्यूमेंट्स मिलती नहीं थी ऑडिट के दौरान, ड्यूरिंग एन ऑडिट, राइट, करेक्ट। तो इसके कारण क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, क्लाउड पे आप स्टोर कर सकते हो, स्टोरिंग ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग भी हमारे सिलेबस में है, गूगल ड्राइव में स्टोर कर दिया, वो हम देखेंगे आगे। लास्ट में और क्या है, लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग, अब मैनुअली मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आ रहा उसका खुद का प्रोसेस कैसा है, तो उसको ऑटोमेट करके छोड़ दो ताकि उसको समझने का जरूरत ही ना पड़े। या फिर पुअर कस्टमर सर्विस, जैसे लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर स्टूडेंट्स, यही तो वो हुआ, कस्टमर सर्विस पुअर है, उसको ठीक करने के लिए वेटिंग टाइम वगैरह रिड्यूस करना है,
सो दैट इज अ जेनेरिक रीजन। तो कुछ रीजंस इससे क्वेश्चन बन सकता है, फ्यू जेनेरिक रीजंस व्हाई विल यू इंप्लीमेंट बीपीए, राइट। एक्सप्लेन जेनेरिक रीजंस फॉर बीपीए इंप्लीमेंटेशन। करेक्ट। क्या था, एरर होगा, पेमेंट में कुछ गड़बड़ियां होंगी, लेट पेमेंट हुआ, ड्यू डेट या डुप्लीकेट पेमेंट हो गया, गुड सर्विसेज डिलीवर कर दिए, पेमेंट रिसीव नहीं किया, पुअर डेटर मैनेजमेंट होगा। उसके बाद एम्प्लॉयज से रिलेटेड लेंदी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, या आपको नए एम्प्लॉयज मिल ही नहीं रहे, उनको आप ट्रेन ही नहीं कर पा रहे हो, राइट। उसके बाद अदर पॉइंट्स, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा, नंबर 1। मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रोसेस को, मैनेजमेंट को प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कस्टमर सर्विसेज पुअर। स्टेप 2, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, इससे कोई सेपरेट क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, डिस्कस किया हुआ है। आपको रेगुलेशंस या डॉक्यूमेंट रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स सबको फॉलो करना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल, 8 years एज पर आईटी एक्ट एंड कंपनी एक्ट, करेक्ट। और वही पॉलिसीज लॉज वगैरह को मीट करना है, इसमें यही लिखा हुआ है, राइट। देखो यही पॉइंट है यहां पे, यही पॉइंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लॉज में रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। ये फॉलो कर लो। 3, डॉक्यूमेंट करना है, किसको डॉक्यूमेंट करना है आपको याद रखना, करंट प्रोसेस को आपको डॉक्यूमेंट करना है। आप नॉट द ऑटोमेटेड प्रोसेस, मतलब जो मैनुअल प्रोसेस है आप उसको डॉक्यूमेंट करने वाले हो, ऑटोमेट किया हुआ प्रोसेस को डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, राइट। करंट प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना है। अब डॉक्यूमेंट हम कैसे करेंगे, एक फ्लो बनाएंगे, एक फ्लो में बनाएंगे कि प्रोसेस में क्या हो रहा है। वो पीपीटी वाला स्लाइड याद करो, वो एक फ्लो बना देंगे। तो इसमें हम आगे देखेंगे फ्लो चार्ट यहां पे यूज होता है, इसमें फ्लो चार्ट यूज होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हमारा सिलेबस में है। अब कुछ बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्यों करेंगे डॉक्यूमेंट, अरे एरर समझने के लिए, क्लैरिटी मिल सके, टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन द प्रोसेस, क्लियर पिक्चर दो हम लोग को प्रोसेस का, तभी तो हम नया प्रोसेस बना पाएंगे, ऑटोमेटेड प्रोसेस जो है वो बना पाएंगे। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी या बॉटलनेक्स जो भी है वो बताएगा, एरर्स, इनएफिशिएंसीज ये बताएगा ना, एरर्स। और देयरफॉर जब हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो इट विल हेल्प इन द डिजाइनिंग ऑफ न्यू प्रोसेस, इट विल हेल्प अस, इट अलाउज डिजाइनिंग द प्रोसेस। क्लैरिटी मिलेगा प्रोसेस में क्या है और क्या करना है, एरर इनएफिशिएंसी वगैरह बताएगा, एंड वो हेल्प करेगा प्रोसेस को डिजाइन करने में। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को आपको डिफाइन करना है। स्टेप नंबर 4, ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को डिफाइन करना है, क्यों बीपीए करना है, ये स्टेप 1 को कॉम्प्लीमेंट करेगा। स्टेप 1 को कॉम्प्लीमेंट करता है वाई बीपीए। अब इसमें जो गोल्स है ना, इसमें जो गोल्स है वो है स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। एस माने क्या, एस माने स्पेसिफिक, M मेजरेबल, A अटेनेबल, R रेलेवेंट, T टाइमली। अगेन ये एक क्वेश्चन पॉसिबल है। व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स ऑफ बीपीए इंप्लीमेंटेशन, राइट। पहला क्या होगा, स्पेसिफिक, मतलब क्लियरली उसको डिफाइन करो, वो स्पेसिफिक टर्म्स में होना चाहिए। ये अंदर में तो देखो एक ही लाइन है, ये आपको पढ़ना ही है, राइट। क्लियरली डिफाइंड होगा। नेक्स्ट, वो मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल मतलब क्वांटिफाइबल होना चाहिए, राइट, क्वांटिफाइबल होना चाहिए। अटेनेबल, अटेनेबल मतलब अचीव कर पाए उसको। अनअटेनेबल टारगेट मत सेट करिए, आप बोलोगे एक ही दिन में हम ये इसका सिलेबस खत्म कर देंगे, अनअटेनेबल। अटेनेबल टारगेट्स बनाइए, अचीवेबल टारगेट्स, राइट। रेलेवेंट, वो प्रोसेस को ऑटोमेट करना क्या आपके लिए रेलेवेंट है, या बिना बात के रिडंडेंट प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हो, रेलेवेंट होना चाहिए, राइट। मतलब उसका जरूरत होना चाहिए, द एंटिटी मस्ट बी इन नीड
of the automation, right? मतलब basically it should be required, it should be required, right? उसके बाद क्या, टाइमली होना चाहिए। टाइमली मतलब एक टाइम फ्रेम, एक डेडलाइन में काम होता है। हर एक कभी भी आप जाके काम करोगे, जब आप ऑडिट करोगे इसके बाद, तो हर एक क्लाइंट का एक डेडलाइन होगा जो आपको दे चुका होगा, अपने ऑडिट टीम को दे देगा, और इस डेडलाइन, ये डेडलाइन को आपको मीट करना ही पड़ेगा, इसको आप चूक नहीं सकते, राइट? तो एक टाइम फ्रेम होगा जिसको मीट करना होगा। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, स्मार्ट, व्हाट आर द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन है, स्टेप 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप 4, गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स बताओ ऑफ बीपीए। जनरल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है, हां, जनरल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। अगेन यहां पे बीपीए इंप्लीमेंटेशन के ऑब्जेक्टिव से मत कंफ्यूज होना। बीपीए का ऑब्जेक्टिव्स टीका और बीपीए इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव अलग है, राइट? क्लियर है? तो ये हुआ स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइमली। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट आया, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। अब ये भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को जब हमको हायर करना है तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो हमको दिमाग में रखना होगा। ऐसे ही किसी को तो भी नहीं हायर कर लेंगे ना। जब हम लोग कोई भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो वो कुछ चीजें तो देखता है ना, हम कुछ चीजें देखते हैं। जब आप भी आर्टिकलशिप का इंटरव्यू दोगे, आगे जाके जॉब का इंटरव्यू दोगे, तो आपको भी एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो जो इंटरव्यूअर होगा वो आप में कुछ चीजें देख रहा होगा, कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होगा, जिसके वजह से वो आपको आर्टिकलशिप या जॉब ऑफर करेगा, राइट? तो इसी तरह से बीपीसी, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, या इसको बोले तो डेवलपर को जब हम हायर करेंगे तो हम लोग को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या? एक, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव माने क्या? वो विदाउट बायस होना चाहिए, विदाउट बायस। मतलब जो भी सिचुएशन है वो क्लियर कट, विदाउट एनी बायसनेस उसको जज करे। वो क्लियर कट उस सिचुएशन को जज करे, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करे, बिना कोई बायसनेस के, बिना कोई सब्जेक्टिविटी के। क्लियर? ऑब्जेक्टिविटी इन अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग द एंटिटी सिचुएशन। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कंसल्टेंट का। क्या चीज का एक्सपीरियंस? दो एक्सपीरियंस होगा, हां, ये दोनों ही एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहला तो क्या? बिजनेस प्रोसेस को समझने में। पहला क्या एक्सपीरियंस है? इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस को समझने में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा क्या? दूसरा एक्सपीरियंस क्या होगा? इज द कंसल्टेंट एक्सपीरियंस्ड इन क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज। क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज में क्या वो एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, राइट? कोई भी क्रिटिकल इश्यू आए उसके लिए। नेक्स्ट, क्या वो कंसल्टेंट केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, क्या चीज के लिए? ताकि वो कोई सोल्यूशन को रेकमेंड कर पाए, राइट? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम उसका केपेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। केपेबिलिटी, क्या वो केपेबल है कि वो कोई सोल्यूशन रेकमेंड कर पाए। रेकमेंड एंड इंप्लीमेंट अ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, राइट? क्या चीज का केपेबिलिटी और देख रहे हैं हम, क्या वो सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकता है या नहीं, वो सोल्यूशन हम लोग को दे सकता है या नहीं, करेक्ट? सोल्यूशन। उसके बाद क्या उसके पास एक्सपर्टीज है ताकि वो प्रपोज्ड सोल्यूशन का हर एक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट कर सके, राइट? एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज क्या चीज के लिए? टू, अगेन ये दो एक्सपर्टीज का बात हो गया, एक्सपर्टीज का और केपेबिलिटी का बात हो गया यहां पे, ये दोनों ही पॉइंट्स, एक्सपर्टीज एंड केपेबिलिटी। पहला एक्सपर्टीज केपेबिलिटी क्या है? कि वो कोई सोल्यूशन को रेकमेंड या इंप्लीमेंट कर सके, राइट? सोल्यूशन में क्या होगा? कुछ हार्डवेयर होगा, कुछ तो हार्डवेयर गुड इक्विपमेंट चाहिए होगा,
कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वो आपको बता सके कि ये करना है। नेक्स्ट कैपेबिलिटी क्या होना चाहिए, उसका एक्सपर्टीज क्या होना चाहिए कि जो भी सोल्यूशन है उसका हर एक एस्पेक्ट को वो इवैल्यूएट कर पाए, हर एक छोटा छोटा एस्पेक्ट को वो इवैल्यूएट कर पाए, राइट। देखो लिखा है ना, टू डिटरमाइन द बिजनेस वैल्यू ऑफ एवरी एस्पेक्ट, क्या ये फायदा है या ये नुकसान है, गेन और लॉस, करेक्ट करेक्ट। तो फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एंगेजिंग अ बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट क्या क्या है। पहला ऑब्जेक्टिविटी, वो ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को एसेस कर सकता है ना वो। दूसरा उसका एक्सपर्टीज देखना है हम लोग को, क्या देखना है, उसका एक्सपीरियंस, सॉरी पहला तो एक्सपीरियंस देखना है, 2 पॉइंट, क्या कि वो बिजनेस प्रोसेस को समझ सके। दूसरा एक्सपीरियंस क्या देखना है, क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज को समझ सके, करेक्ट। उसके बाद एक्सपर्टीज देखना है, 2 पॉइंट, पहला सोल्यूशन प्रपोज करे, इंप्लीमेंट करे, रेकमेंड करे। उसके बाद जो सोल्यूशन उसने प्रपोज किया उसका हर एक वैल्यू, एक छोटा छोटा बिजनेस वैल्यू वो समझ पाए, गेन होगा या लॉस होगा, जो भी होगा। अब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन लिख लो, स्टेप 5 में इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स to be kept in mind while engaging BPA, करेक्ट। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब स्टेप 6 में क्या आया, ROI निकालना है। 6 में ROI, 7 में डेवलप करो, 8 में टेस्ट करो और फिर इंप्लीमेंट, चलो ठीक है। तो यहां पे क्या आया, ROI। अब ROI के लिए हमने क्या देखा था, बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट, राइट, बेनिफिट वर्सेस इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करना है, टू बी कंडक्टेड। अब सम ऑफ द मेथड्स फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ BPA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने का कुछ मेथड्स यहां पे दिया हुआ है। क्या है, ऑब्वियसली कॉस्ट बेनिफिट है, मतलब आपको कॉस्ट को इवैल्यूएट करना होगा। पहला मेजर पॉइंट्स तो देखो कॉस्ट सेविंग्स के होंगे, क्या क्या होगा, सीधा बात है। पहला तो देखो जनरल बोल दिया, कॉस्ट सेविंग्स होगा। दूसरा क्या हो गया, इंप्लॉय का कॉस्ट बचना चाहिए, राइट। एक काम करते हैं, इसको ऊपर कर दो। दूसरा क्या बोला, इंप्लॉय का कॉस्ट बचना चाहिए, तो ये 2 पॉइंट्स इंप्लॉय से रिलेटेड। इंप्लॉयज क्या बोला, रिडक्शन इन रिक्वायर्ड मैन पावर, रिक्वायर्ड मैन पावर में रिडक्शन होगा तो सेविंग्स इन कॉस्ट आएगा। 3 लोग का हम लोग को जरूरत नहीं था एडमिशन प्रोसेस में, राइट। एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स, नए रिक्रूटमेंट्स को नहीं लेना, और जो एग्जिस्टिंग है, जो फ्री हो गए, उनको कैसे बेटर यूज करना है। फिर सेविंग्स इन एम्प्लॉय सैलरी, राइट, सेविंग्स इन एम्प्लॉय सैलरी कैसे, अगर कोई छोड़ के चला गया, मान लो वो तीन एम्प्लॉय थे जिनके लिए हमने BPA कर लिया, अब वो उनमें से कोई एक छोड़ दिया, तो क्या हम उसका रिप्लेसमेंट खोजेंगे, नहीं, वो तो ऐसे भी हमारे लिए यूजलेस था, हमने तो ऑटोमेट कर लिया था ना, करेक्ट। तो अगर वो छोड़ दिया तो सेविंग्स हो जाएगा ड्यू टू एट्रिशन, राइट। नेक्स्ट स्पेस में सेविंग्स होगा। अब जो एडमिशन फॉर्म हम लोग को मेंटेन करना होता था फिजिकली, वो बहुत स्पेस लेता था। आप सोचो 8 साल का मेंटेन करना है, बहुत स्पेस ले लेगा। 8 साल का एडमिशन फॉर्म, 8 साल का इनवॉइस का कॉपी, बहुत स्पेस लेगा। तो अगर वही हम क्लाउड पे मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, सेविंग्स इन स्पेस ड्यू टू रिडक्शन ऑफ पेपर, कैबिनेट्स एक्सेट्रा। स्पेस हैज क्या, आप देखो स्पेस का क्या है, स्पेस हैज रेंटल कॉस्ट। स्पेस अगर आपको खरीदना है, फिजिकल स्पेस, उसके लिए आपको कैबिनेट बनाना पड़ेगा, वो रेंटल कॉस्ट क्रिएट करता है, राइट। नेक्स्ट देयरफॉर क्या आएगा, सेव फाइल्स ऑन क्लाउड ड्राइव, गूगल ड्राइव। फिर क्या आया, ये फाइन्स आया। पहला
एलिमिनेटिंग फाइन्स टू बी पेड, करेक्ट, डीले नहीं होगा, डीले बीइंग अवॉइडेड। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ ऑडिट को कम कर दिया, वो भी वही हो गया एक तरह से। और नेक्स्ट में क्या हुआ, अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट, ये तो हमने देखा था ना फ्यू जेनेरिक रीजंस में, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट हम ले पाए, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स, राइट, और डुप्लीकेट पेमेंट्स को एलिमिनेट करना है। उसके बाद कुछ तो रेवेन्यू के पॉइंट्स है, न्यू रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगे, या कलेक्टिंग अकाउंट्स रिसीवेबल फास्टर, पुअर डेटर मैनेजमेंट जो इश्यू था वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जनरल पॉइंट्स और है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। क्या, रेप्यूटेशन क्रिएट कर जाएगा, बिजनेस रेप्यूटेशन बिल्ड होगा, क्योंकि लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस बेटर होगा, लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगा। और नेक्स्ट, इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, ये मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। तो आरओआई में, आरओआई समझना है हमको, आरओआई निकालना है प्रोजेक्ट का, इसके लिए हमको क्या करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। इसमें कॉस्ट क्या है, बहुत सारे कॉस्ट सेविंग्स होगा, फाइन्स एलिमिनेट कर दोगे, ऑडिट का कॉस्ट कम हो जाएगा, उसके बाद इंप्लॉय सेविंग्स एंड इंप्लॉय कॉस्ट रहेगा, और आपको अट्रिशन हुआ तो सेविंग्स, और फ्यूचर में आपको मैन पावर को रिक्रूट भी नहीं करना पड़ेगा, तो देयरफॉर मैन पावर का कॉस्ट बचेगा, स्पेस का कॉस्ट बच रहा है, प्री पेमेंट डिस्काउंट आप ले सकते हो टाइमली पेमेंट करके, जो रिसीवेबल्स था आपका डेटर, उसको आप टाइमली कलेक्ट करके अपना डेटर मैनेजमेंट ठीक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, रेवेन्यू का तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मिसलेनियस में कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करिए एंड इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट था। नेक्स्ट, अब डेवलप करना है बीपीए, डेवलपमेंट में कुछ नहीं, क्या है, अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट लो और डेवलप कर दो, अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट लेके डेवलप कर दो। एंड नेक्स्ट, डेवलप किया फिर टेस्ट किया, टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, एक्सेप्शन प्रोसेसिंग, माने एक्सेप्शन प्रोसेसिंग माने क्या, यही तो था, रेक्टिफाइंग ऑल एरर्स, इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन प्रोसेसिंग। तो इसमें हम सारा एरर्स टेस्टिंग फेज में रेक्टिफाई करते हैं, करेक्ट, और देयरफॉर इट अलाउज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट प्रायर टू ऑफिशियल लॉन्च, प्रायर टू ऑफिशियल लॉन्च, एंड देयरफॉर लास्ट में आप डॉक्यूमेंट कर दो जो आपका प्रोसेस बना है वो, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी टू इंप्लीमेंट द फाइनल वर्जन। क्लियर है, क्लियर है। आरओआई वाले में एक क्वेश्चन आ सकता है, अनलाइकली है पर चलो ठीक है, आने को आ भी सकता है, करेक्ट। तो यहां पे स्टेप 6 का एक और लिख लो, आरओआई से क्वेश्चन आ सकता है, आरओआई मेथड्स, ठीक है। फिर डेवलप किया, टेस्ट किया, ये हमने देखा था। अब टेस्टिंग में यहां पे लिख लो, क्या आपको लिखना है, एक्सेप्शन प्रोसेसिंग, यही तो हमने बोला था ना, एक टेक्निकल टर्म है, एक्सेप्शन को प्रोसेस करना है, मतलब जो भी एरर्स आए उसको प्रोसेस करके उसको रेक्टिफाई कर देना है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी, समझ आया। अब इसके साथ हमारा बीपीए वाला पार्ट खत्म हो गया, बीपीए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन वगैरह वाला पार्ट खत्म। नेक्स्ट हम आए हैं रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट में। अब एक चीज समझना, कोई भी चीज में हम अगर बीपीए करते हैं या कोई भी चीज को हम ऑटोमेट करते हैं तो कुछ रिस्क आता है। आप नॉर्मल शब्दों में समझो ना, सिंपल भाषा, देखो इधर आओ, इधर मेरे साथ, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, रिस्क। अब कोई बैंक है, बैंक में बहुत कैश होता है या बहुत गोल्ड भी होता है, उसको क्या होता है, रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क ऑफ थेफ्ट, उसको रिस्क रहता है। सिमिलरली आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माने कंप्यूटर सिस्टम्स में, सिंपल वर्ड्स में रिस्क क्या रहता है, हैक होने का। इनफैक्ट कुछ समय पहले एक न्यूज आया था, फेसबुक का डेटा लीक हो गया था। देखो फेसबुक का न्यूज आया था, पर्सनल डेटा ऑफ ओवर 500 फेसबुक मिलियन फेसबुक यूजर्स हैज बीन लीक्ड, राइट, इन अ लो लेवल हैकिंग फोरम। हैक हुआ और 500 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हो गया था, राइट।
उसमें क्या था, फोन नंबर्स, फुल नेम्स, लोकेशन, ईमेल एड्रेस एंड बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह, ये सारी चीजें लीक हो गए। दिस इज वेरी डेंजरस, राइट। आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड हो सकता है उसमें, अगर आपका फिंगरप्रिंट है तो दैट कैन बी अ पासवर्ड, राइट। उससे आपका बैंक अकाउंट एक्सेस हो सकता है। सो ये रिस्क है क्या, डेटा लॉस का, हैक होने का रिस्क। अब रिस्क क्या है, रिस्क 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 हम इतना सुनते हैं, व्हाट इज रिस्क? इन सिंपल वर्ड्स, रिस्क इज नथिंग बट कुछ खराब होने का, कुछ अनहोनी हो जाए, वही तो होता है रिस्क। द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, दैट इज अ रिस्क, राइट। एक सिंपल शब्दों में अगर बोले, बहुत लेमन टर्म्स में बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। बैंक के लिए रिस्क ऑफ थेफ्ट, कंप्यूटर सिस्टम्स में रिस्क ऑफ हैकिंग, रिस्क ऑफ डेटा लॉस। या जब कोरोना वायरस का समय चला था, आपको पता होगा, कुछ समय पहले का बात है, जब कोविड वाला सिचुएशन चला था, तब हर एक इंसान, जो भी एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट हैड अ रिस्क। वो रिस्क क्या था, वायरस से इंफेक्ट होने का, रिस्क ऑफ इंफेक्शन। अब अगर रिस्क है तो क्या ऐसे ही रिस्क आ जाएगा हवा में? रिस्क अगर है तो रिस्क इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ समथिंग और समबडी। जैसे रिस्क, बैंक को रिस्क किससे है? चोरों से है, थेफ्ट, थीफ। अगर चोर है तभी तो चोरी हो सकता है, चोर ही नहीं है अगर कोई, तो चोरी कैसा? तो रिस्क होने के लिए, रिस्क एग्जिस्ट करने के लिए किसी का होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेट। जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेट। तो रिस्क होने के लिए थ्रेट होना बहुत जरूरी है, थ्रेट, राइट। अब बैंक के लिए क्या है, कौन है थ्रेट? ये चोर, थीफ। और कंप्यूटर सिस्टम्स में थ्रेट कौन है? हैकर्स। कंप्यूटर सिस्टम्स में हैकर्स हैं थ्रेट, यही तो चाह के चोरी कर सकते हैं, दे पोज अ रिस्क, करेक्ट। अब जब कोविड वाला समय चला था तो रिस्क तो था इन्फेक्ट होने का, पर रिस्क किससे था? कोरोना वायरस से। वो वायरस से ही तो रिस्क था, वायरस ही नहीं होता तो रिस्क कैसा? सो थेफ्ट है, मतलब सॉरी, थ्रेट है तो रिस्क है, अगर थ्रेट ही नहीं है तो रिस्क ही नहीं है, करेक्ट। उसी तरह से कंप्यूटर को क्या चीज का रिस्क है? हैकर्स का है। कंप्यूटर वायरस का रिस्क है, वायरस बहुत कॉमन होता है, आपको मालूम होगा, फोन में वायरस घुस जाता है, कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है, राइट, ट्रोजन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद अब थ्रेट तो है और रिस्क भी था, सो थ्रेट है तो रिस्क है, राइट। सब रिस्क भी है और थ्रेट भी है, तो हमको क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे, कुछ तो उसको सेफगार्ड लगाएंगे, राइट, कुछ तो काउंटर मेजर करेंगे, वो बात का बात है। पर थ्रेट उस काउंटर मेजर को फेल करेगा, मतलब कोई वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाएगा, कोई वीकनेस होगा ना कहीं पे कुछ वीकनेस होगा, तभी तो थ्रेट उस चीज पे एक्ट करके फायदा हो सकता है। जैसे ये जो बैंक थेफ्ट वाला एग्जांपल था, बैंक थेफ्ट कब होगा? अगर आप बहुत बहुत कड़ा सिक्योरिटी, वेरी टाइट सिक्योरिटी में थेफ्ट पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबिलिटी गिर जाता है। पर वही अगर आप लूज कोड डाल दिए होंगे, बहुत सिंपल सा कोई पासवर्ड डाले होंगे, वो वॉल्ट का, वॉल्ट तिजोरी, बड़ी बड़ी जो तिजोरियां होती हैं वो, अगर उनमें आप बहुत सिंपल सा पासवर्ड यूज कर दोगे, सो नेचुरल बात है, you'll have a theft, you'll have a risk, आपको एक वल्नरेबिलिटी रहेगा, वो वीकनेस आपने एक्सपोज कर दिया है, राइट। सो you've exposed your system to some weakness। वही चीज अगर हम सिस्टम में, अपने सिस्टम में मान लो, जैसे ये एरर जो दे के रखा है यहां पे, फाइंड एन एंटीवायरस प्रोग्राम, मतलब आपके सिस्टम में एंटीवायरस है ही नहीं। अब जब एंटीवायरस है ही नहीं तो नेचुरल बात है, हैकर्स आ सकते हैं, वायरस अटैक हो सकता है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो वीकनेस, वीकनेस। ऑल इन ऑल क्या हुआ? सबसे पहला आता है रिस्क। रिस्क मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कुछ भी नुकसान होने का पॉसिबिलिटी है, रिस्क। रिस्क तो रहेगा ही। अब रिस्क है तो किससे रिस्क है हम लोग को? एक थ्रेट से रिस्क है, राइट। थ्रेट माने क्या? कोई ऐसा इवेंट या कोई कंडीशन वगैरह चीज जो रिस्क पोज करता हो, जिसके कारण रिस्क है। जैसे कोरोना वायरस में इंफेक्शन रिस्क है,
सो थ्रेट है कोरोना वायरस इटसेल्फ, दैट वायरस। अब वो वायरस कब इंपैक्ट करेगा हम लोग को? जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। व्हेन वी हैव वीक इम्यूनिटी, तभी तो वो इंपैक्ट करेगा, राइट? सो वो वल्नरेबिलिटी हो गया। अब इतना सारा जो हम, अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो वल्नरेबिलिटी हुआ। अब वो वल्नरेबिलिटी को ठीक करने के लिए हम काफी सेफगार्ड्स या काउंटर मेजर्स लेते हैं। क्या हमने लिया था? विटामिन हम लेते थे, आपको याद होगा, विटामिन वगैरह लेते थे, स्टीम लेते थे, रोज गार्गल करते थे, गर्म पानी में नींबू डाल डाल के पीते थे, राइट? ऐसा एक समय था। तो ये था सेफगार्ड या काउंटर मेजर्स जो हम करते थे ताकि हम वल्नरेबिलिटी को कम कर सके, वो वीकनेस को कम कर सके। तो सिमिलरली कंप्यूटर में एंटीवायरस इज अ सेफगार्ड, काउंटर मेजर। आपका वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए वो एक काउंटर मेजर है। और वही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या वॉल्ट के सामने आप 3-4 सिक्योरिटी गार्ड्स को रखें, आप सीसीटीवी लगा के रखें, वो क्या है? काउंटर मेजर, ताकि आप वीकनेस को कम कर रहे हो, वल्नरेबिलिटी को कम कर रहे हो, राइट? क्लियर है? बस यही था रिस्क, यही था, इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है, जो मैंने आपको बहुत सिंपली बताया है। आपको अगर ये याद रहेगा तो रिस्क में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? आ जाओ इधर, रिस्क पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज रिस्क इन सिंपल टर्म्स? रिस्क क्या है अभी तो देखा ना, क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, राइट? ये पॉसिबिलिटी कि कुछ बुरा हो सके, वो है रिस्क, या पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, वही तो है रिस्क, राइट? इन सिंपल टर्म्स। अब अगर हम इधर देखें रिस्क क्या है, टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेशन देखो, इट इज द पोटेंशियल हार्म। पोटेंशियल हार्म क्या हुआ? पोटेंशियल हार्म मतलब लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, वही तो है पोटेंशियल हार्म। जो कब होगा? जब एक थ्रेट वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे, वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे और कोई एक एसेट को डैमेज करे, कोई एक एसेट को डैमेज करे। क्लियर है? एकदम ध्यान से समझो, रिस्क क्या है? अ पोटेंशियल हार्म, एक पॉसिबिलिटी कि कुछ बुरा हो, अ पोटेंशियल हार्म दैट अ थ्रेट एक्सप्लॉइट्स अ वीकनेस, वो वीकनेस, वल्नरेबिलिटी यानी वीकनेस, वो वीकनेस का फायदा उठाए थ्रेट और डैमेज करे कोई एक एसेट को। ऊपर में एग्जांपल लिखो ना मेरे साथ, जो हमने पढ़ा है वही हम लिखेंगे। पहला क्या था? हम एक बैंक वाला एग्जांपल लिख रहे हैं, वो लिख लो। संग में बगल में आईटी में भी लिख लो, कंप्यूटर में कैसा होता है, और कोरोना वायरस वाला भी लिख लो, ताकि आपको सिंपल शब्दों में पूरा आपके सामने पिक्चर रहेगा, राइट? तो सबसे पहला रिस्क क्या था? अलग अलग जगह बैंक में क्या रिस्क था? थेफ्ट का, लॉस होने का डर, रिस्क ऑफ लॉस, चोरी। आईटी मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स, इसको आईटी मत लिखो, इसको लिख लो कंप्यूटर सिस्टम्स। इसमें क्या रिस्क है? इसमें रिस्क है हैक होने का, या रिस्क ऑफ डेटा लॉस, हैक हो सकते हैं या डेटा लॉस। अब नेक्स्ट क्या है? कोरोना वायरस में क्या रिस्क था? इन्फेक्शन होने का, वायरस इन्फेक्शन पकड़ ले उसी का रिस्क, राइट? इन्फेक्शन, करेक्ट। अब रिस्क है, कैसे है रिस्क? कोई एक थ्रेट के कारण होगा। सो थ्रेट क्या है? बैंक में थ्रेट क्या था? एग्जाम्पल, चोर यानी थीफ। कंप्यूटर सिस्टम में थ्रेट कौन है? हैकर या कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस। और कोरोना वायरस में थ्रेट कौन है? वायरस इटसेल्फ, कोरोना वायरस, करेक्ट। अब ये थ्रेट रिस्क है तो यार थ्रेट तो रहेगा ही। थ्रेट हर समय कामयाब होगा क्या? नहीं, वो तब होगा जब एक कोई वल्नरेबिलिटी या कोई वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी।
अब चोर कब चोरी कर पाएगा बैंक में? जब कोई शॉर्ट पासवर्ड हो, राइट? शॉर्ट पासवर्ड्स, राइट? कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में। क्या है आपके में? एंटीवायरस ही नहीं है, नो एंटीवायरस या एक्सपायर्ड एंटीवायरस, कुछ भी बोल दो। और कोरोना वायरस में क्या था? वल्नरेबिलिटी, वीक इम्यूनिटी। हम लोग का इम्यूनिटी वीक था, तो हो सकता है कोरोना वायरस। मतलब ऐसा नहीं था कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो होगा ही नहीं, बट चांसेस, मतलब यहां प्रोबेबिलिटी गेम है ना खाली। जिसका ज्यादा वीक इम्यूनिटी उसको ज्यादा रिस्क होता था ना, तभी ओल्ड एज लोगों को, एल्डर्स को ज्यादा रिस्क था। वीक इम्यूनिटी। अब ये हुआ वल्नरेबिलिटी। अब नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? अब रिस्क है, डेफिनेशन वापस पढ़ो। रिस्क क्या है? अ पोटेंशियल हार्म, एक नुकसान होने का संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जो कब होगा? इफ अ थ्रेट एक्सप्लॉइट्स अ वल्नरेबिलिटी दैट कॉजेज डैमेज टू एन एसेट। तो डैमेज किसको करेगा? कोई एक एसेट को, कोई एक एसेट को डैमेज करेगा। तो बैंक में एसेट क्या है? बैंक में एसेट क्या है? कैश, गोल्ड। ये चोरी होने का डर। क्या चोरी होगा? एसेट ही तो चोरी होगा, कैश या गोल्ड। अब कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या हैक हो सकता है? डेटा। डेटा हमारा एसेट है, राइट? फेसबुक डेटा, वो लोगों का तो एसेट ही है ना। पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एन एसेट। वो कभी भी मत समझना एसेट नहीं है। डेटा इज ऑलवेज एन एसेट। कोई कंपनी का डेटा लीक हो जाए, अगर उसके सप्लायर्स, उसके वेंडर, उसके कस्टमर, अगर वो लीक हो जाए तो कोई और कंपनी उनको अप्रोच कर सकता है। सो इसलिए वो एसेट है, राइट? कोरोना वायरस में क्या था एसेट? ह्यूमन बॉडी, राइट? ह्यूमन बॉडी। तो एसेट क्या है? वो जिसको रिस्क है, जिसको डैमेज कर सकते हैं, दैट इज एन एसेट, राइट? करेक्ट है बात? क्लियर है एकदम? यहां तक पूरा बिल्कुल चीज क्लियर है? अब ये था रिस्क। रिस्क क्या है? पोटेंशियल हार्म, जो एक थ्रेट एक्सप्लॉइट करेगा वल्नरेबिलिटी को टू कॉज डैमेज टू एन एसेट, राइट? अब इसी से फिर एक बार थ्रेट पढ़ लेते हैं। थ्रेट क्या है? थ्रेट इज एनी सर्कमस्टांस और एन इवेंट। क्या है? सर्कमस्टांस या एक कोई इवेंट। इवेंट और सर्कमस्टांस जो क्या? विद द पोटेंशियल टू हार्म, उसमें लॉस करने का पोटेंशियल होना चाहिए। अब अगर कोई हैकर ही नहीं है तो वो, उससे हम लोग को क्या रिस्क है? अब अगर कोई चोर ही नहीं है तो उससे हम लोग को क्या रिस्क है? रिस्क तो तब है ना जब वो चोर है। चोर है तो चोरी कर सकता है, पोटेंशियल टू हार्म, राइट? विद द पोटेंशियल टू हार्म, वो हार्म कॉज कर सके, वो रिस्क हम लोग को पोज करता है, पोटेंशियल टू हार्म, राइट? क्या चीज को हार्म कर रहा है? ऑब्वियसली हम यहां पे आईटी का बात करें, हम लोग एग्जाम्पल अलग अलग ले लिए, पर इंपॉर्टेंट क्या है? फोकस किस पे रहेगा? फोकस तो इसी पर रहेगा। बात तो हम लोग इसी का करेंगे। क्या है? किसको रिस्क रहेगा? सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को या उसके कोई कंपोनेंट्स को, बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स, राइट? क्या चीज का रिस्क है? क्या वो थ्रेट जो है वो क्या करेगा? वो अनऑथराइज्ड एक्सेस, या मतलब वो घुस जाएगा, वो डेटा को एक्सेस करेगा। अनऑथराइज्ड एक्सेस, नंबर वन, अनऑथराइज्ड एक्सेस। दूसरा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, राइट? फिजिकल डिस्ट्रक्शन माने क्या? सपोज करो कोई सुनामी आ गया। सुनामी आना इज अ रिस्क। सुनामी तो एक रिस्क है, और सुनामी रिस्क है तो जो वेव्स है, बड़े बड़े वेव्स, वो थ्रेट है। वो थ्रेट है तो कैसे डिस्ट्रॉय? वो डिस्ट्रॉय कर सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फायर इज अ थ्रेट, तो मतलब फायर इज अ रिस्क, और जो आग निकलता है वो डिस्ट्रॉय करता है ना, डिस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब हैकर हम लोग के कंप्यूटर सिस्टम्स में घुस के कोई डेटा को मॉडिफाई कर जाएगा, डेटा को मॉडिफाई कर देगा, करेक्ट? वो एक रिस्क है। नेक्स्ट रिस्क क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब हम लोग को डेटा, हम लोग जो देख सकते हैं हम लोग ही नहीं देख पा रहे हैं, राइट? अगर आप इसको रिलेट करो तो ये भी वही है जो CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस, हमने पढ़ा था बीपीओ ऑब्जेक्टिव में, और हमने आपको बोला भी था, मैंने आपको बोला था
बार बार आएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये बार बार आता है। देखो ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो ये है ना अनऑथराइज्ड एक्सेस, कॉन्फिडेंशियलिटी। सो दिस इज सी। डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन। फिजिकल डिस्ट्रक्शन मतलब मान लो सर्वर वगैरह जो पड़ा है सुनामी में वो डिस्ट्रॉय हो जाए, आग लग गया तो सर्वर खराब हो जाए, राइट। मॉडिफिकेशन क्या है? इंटेग्रिटी, मॉडिफाई कर दिया, अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट, याद आ रहा है क्या कुछ? इंटेग्रिटी। और डिनायल ऑफ सर्विस मतलब अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबिलिटी अब डेटा अवेलेबल ही नहीं है, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट। अवेलेबिलिटी जो कॉम्प्रोमाइज कर देता है सिस्टम को, उसका क्वालिटी को, और देयरफॉर हार्म पहुंचाता है, राइट। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये आपको याद रखना है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन, डिनायल ऑफ सर्विस, राइट। करेक्ट है? फिर वल्नरेबिलिटी क्या है? वीकनेस। वल्नरेबिलिटी क्या है? वीकनेस इन द सिस्टम सेफगार्ड्स। सेफगार्ड्स मतलब जो सिक्योरिटी आपने लगाया उसमें कोई वीकनेस आ गया, राइट। सिक्योरिटी लगाया होगा उसमें कोई वीकनेस आया, जो क्या करेगा? वीकनेस है तो एक्सपोज हो गया ना थ्रेट्स को, दैट एक्सपोजेस द सिस्टम टू थ्रेट्स, करेक्ट, क्लियर। कोई तो ऐसा वीकनेस जो थ्रेट को बुलावा देती है, आ बेल मुझे मार। अगर आपका शॉर्ट पासवर्ड है तो आप ये खुद ऐसा क्रिएट कर रहे हो, आ बेल मुझे मार, आइए चोर चोरी करिए, राइट। आपका अगर कंप्यूटर में शॉर्ट पासवर्ड है, एंटीवायरस नहीं है, तो आप बुलावा दे रहे हो हैकर्स को कि आप आइए हमारा डेटा हैक करिए, राइट। यू हैव टू कीप गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, करेक्ट, राइट है बात। तो वीकनेस है जो एक्सपोज कर देता है थ्रेट्स को, तो फिर थ्रेट्स अटैक कर देते हैं, करेक्ट। तो वल्नरेबिलिटी क्या है? दे अलाउ, ये क्या करता है? वल्नरेबिलिटीज पोटेंशियली अलाउ अ थ्रेट टू हार्म और एक्सप्लॉइट द सिस्टम। वो अलाउ कर देते हैं, वो थ्रेट को परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं कि आप हमारे सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, करेक्ट। एक तरह से कुछ ऐसा ही होता है। और वीकनेस कहां कहां पर आ सकता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी कंप्यूटर सिस्टम्स में। फिर दूसरा कहां आएगा? क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स, यानी जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स है ना, व्हाट्सएप में जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन आता है, दैट इज अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी, राइट, ये सब इंक्रिप्टेड सिस्टम्स है, करेक्ट। सिक्योरिटी सिस्टम्स, एग्जाम्पल दे दो इंक्रिप्शन। इनफैक्ट आप जिसमें क्लास कर रहे हो वो भी तो एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है। हमारा वीडियोस जो है वो एनक्रिप्ट हो रहा है, तभी तो आप उसको नॉर्मल वीएलसी प्लेयर या विंडोज मीडिया प्लेयर में नहीं खोल सकते, राइट। नेक्स्ट, फिर कोई और अदर कंपोनेंट्स, जैसा कि क्या अदर कंपोनेंट्स में क्या आएगा? हार्डवेयर वगैरह, करेक्ट। एग्जाम्पल में देखो लिखा है लीविंग द फ्रंट डोर अनलॉक्ड या शॉर्ट पासवर्ड्स। क्लियर है बात? हमने तो ऊपर एग्जाम्पल लिख ही लिया है, क्लियर है एकदम। रिस्क, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, क्लियर। अब एक इससे मिलता जुलता चीज और आता है, एसेट। रिस्क का डेफिनेशन क्या था? पोटेंशियल हार्म, जो एक थ्रेट एक्सप्लॉइट करेगा वल्नरेबिलिटी टू कॉज डैमेज टू एन एसेट, वो एसेट को डैमेज करेगा। एसेट क्या है? समथिंग ऑफ वैल्यू। समथिंग ऑफ वैल्यू कोई ऐसा एक्सपेंसिव सामान जो अगर डैमेज हो जाए आपको हमको नुकसान हो सकता है, क्लियर, नुकसान होगा। एग्जाम्पल क्या है? इंफॉर्मेशन, डेटा, इंफॉर्मेशन, राइट। हमने सब एग्जाम्पल में लिख लिया है, उससे आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा, करेक्ट। अब एसेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या? नंबर 1 तो ये ऊपर से ही आ रहा है, दे आर ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये यही तो है, दे आर ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। और एसेट को आप इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, एसेट को आप इजीली रिप्लेस
नहीं कर सकते। सपोज करो ये जो हमारा वीडियो क्लासेस है, हमारे जो वीडियो क्लासेस है, इज दिस नॉट एन एसेट फॉर अस? ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मान लो ये डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी रीजन से, तो क्या इनको क्रिएट करने में टाइम नहीं लगेगा? वापस क्रिएट करने में बहुत टाइम लगने वाला है, राइट? तो दे आर नॉट इजिली रिप्लेसेबल, नॉट इजिली रिप्लेसेबल विदाउट टाइम या रिसोर्सेस, करेक्ट? हम लोग को वापस से इसमें टाइम देना पड़ेगा, वापस से रिकॉर्ड करने में, तब जाके हम इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे, करेक्ट? एंड और ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का पार्ट बनता है, मतलब ये एसेट है तो वो कॉर्पोरेट है, राइट? जैसे सपोज करो जब कोरोना वायरस का समय आया था, तो भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाया था कोवैक्सीन, SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था कोविशील्ड, रशिया का स्पुतनिक वी बोल के वैक्सीन इंपोर्ट किया था जो डॉक्टर रेड्डी ने डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया था, राइट? अब ये सब क्या एसेट नहीं है? ऑफ कोर्स दीज आर एसेट्स। तो भारत बायोटेक के लिए कोवैक्सीन इज एन एसेट, तो वो वैल्यू है टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो इजिली रिप्लेसेबल नहीं है, उसको बहुत टाइम लगा होगा वो कोवैक्सीन बनाने में, तो कोवैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो एसेट है। और मान लो आप भारत बायोटेक को कैसे जानते हो? कोवैक्सीन के कारण जानते हो। अब कोवैक्सीन नहीं होता तो भारत बायोटेक को कोई जानता क्या? इनफैक्ट मैक्सिमम लोग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को तब जाने जब वो कोविशील्ड लेकर आया, राइट? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी, राइट? और अगर वो नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट हो सकता है। लास्ट पॉइंट क्या है? डेटा का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो अलग अलग तरीके से डेटा क्लासिफाई किया जाता है। जैसा पहला क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोप्राइटरी, हाईली कॉन्फिडेंशियल या टॉप सीक्रेट। अब जो हमने अभी एग्जांपल लिया वैक्सीन का फॉर्मूला का, वो क्या है? दैट इज प्रोप्राइटरी, वैक्सीन फॉर्मूला। कोवैक्सीन का फॉर्मूला इज प्रोप्राइटरी टू भारत बायोटेक। कोविशील्ड का जो फॉर्मूला है वो प्रोप्राइटरी है टू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वो प्रोप्राइटरी है, मतलब वो उसका खुद का है, वो किसी और को नहीं देगा। अगर किसी और के हाथ लग गया तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा रिस्क है, राइट? सो दिस इज एन एसेट, राइट? नेक्स्ट, हाईली कॉन्फिडेंशियल। हाईली कॉन्फिडेंशियल किसके लिए यूज होता है? बताओ फटाफट से, हाईली कॉन्फिडेंशियल माने क्या? हाईली कॉन्फिडेंशियल वो सब डेटा है जो सपोज करो वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, बट अगर ये पता भी चल जाए तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, वो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है? ये पता नहीं चलना चाहिए था, पर चलो पता चल गया तो भी कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को कोई थ्रेट नहीं होगा। प्रोप्राइटरी डेटा जो है, प्रोप्राइटरी एसेट जो है, अगर वो लीक हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क है, वो शायद एग्जिस्ट भी ना करे, इतना बड़ा खतरा है। पर हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा एग्जांपल क्या हुआ? सपोज करो एक्विजिशन, कोई कंपनी किसी और को अक्वायर करती है, तो वो शुरू में तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो कंपनी में कुछ लोगों को पता है, सबको नहीं पता। तो एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी इज अ हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो अगर लीक हो जाए, होना तो नहीं चाहिए, पर अगर हो गया तो लॉस है, पर ऐसा नहीं है कि खत्म ही हो जाएगा सब कुछ, करेक्ट? और टॉप सीक्रेट क्या है? टॉप सीक्रेट यूजुअली गवर्नमेंट में यूज होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज में, जैसा मिलिट्री के लिए, मिलिट्री का जो प्लान ऑफ एक्शन है, मिलिट्री डेटा है, या नेशनल सिक्योरिटी के जो इंफॉर्मेशन है वो टॉप सीक्रेट होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी। क्लियर है? प्रोप्राइटरी, हाईली कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट। क्या क्या था? एसेट क्या है? समथिंग ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला तो इट इज अ समथिंग ऑफ वैल्यू। दूसरा क्या है? वो रिप्लेस आप नहीं कर सकते बिना टाइम इन्वेस्ट किए, टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ही आप रिप्लेस कर सकते हो। तीसरा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का एक पार्ट बनता है वो। चौथा, उसके कुछ अलग अलग तरीके से वो क्लासिफाई किया जाता है, जैसे हाईली कॉन्फिडेंशियल, प्रोप्राइटरी, टॉप सीक्रेट। करेक्ट है बात?
बिल्कुल क्लियर है, एकदम 100%। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के बिगनिंग में हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे क्लास के बिगनिंग से। क्लियर है एकदम बात? तो चलो बाय बाय।